नमस्कार, आपका बात 25वीं में स्वागत है। तो बात 25वीं में आज हम हमारे अतिथि हैं, पुराने मित्र और अ, अभिनेता, लेखक, चिंतक श्री बृजमोहन व्यास जी। श्री बृजमोहन व्यास जी जयपुर से ही हैं। यहाँ पे उनके साथ भी नाटक करने का हमें अवसर मिला है। उसके बाद में वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले गए, तो उनसे बातचीत आरंभ करते हैं। व्यास जी को नमस्कार, आपका स्वागत है नमस्कार। बात। नमस्कार। नमस्कार। तो कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक है। और आपसे बातचीत की काफी दिनों से वो चर्चा हो रही थी, तो आज इसका शुभारंभ है, तो उसका पूरा लाभ लेते हुए अब आप ही को सौंप देते हैं कि आपकी रंग यात्रा का आरंभ, शुभारंभ और उसके पड़ाव, जयपुर में नाटक और फिर उसके अनुभव और फिर आगे एनएसडी, फिर बम्बई सिनेमा लेखन, तो आपके साथ है। आपका स्वागत है बृजमोहन व्यास जी। नमस्कार। देखिए, जयपुर से जो थिएटर की मेरी शुरुआत हुई, जी। अब ये कोई इतनी भीषण ऐतिहासिक घटना तो है नहीं, क्योंकि नहीं, उस समय कई लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे थे जी, जी, और जी, मैं देखा जाए तो इन सबसे बड़ा अनिभिज्ञ सा था। महाराजास कॉलेज में पढ़ता था, जी। लेकिन वहां रहते हुए हुँ, मैं एक तो टेबल टेनिस खेलता था, तो अपनी जी, साइंस फैकल्टी को रिप्रेजेंट करता था और डिबेट बोलता था। तो मुझे उन दिनों ये एक शौक था, एक पत्रिका आया करती थी सारिका, जी हाँ, जी हाँ। उसका वो वामपंथी अंग या क्या कहें, वो पैरेलल स्टोरीज का एक एक पूरा अंक और वो दौर चला था, उसमें कहानियां आया करती थी इस तरह से। जी। तो मैं अपनी कॉलेज में उन कहानियों को अपने मित्रों को इकट्ठा करता, उन्हें हुँ, सुनाता हुँ, हुँ। और फिर हम लोग उसे हूबहू एनेक्ट करने लग जाते थे वाह, वाह! और हम ये प्ले करते थे। हाँ, और वहां जितने भी हॉस्टल्स थे, विवेकानंद हॉस्टल, भाभा हॉस्टल, जी। जो 2-3 कॉलेजेस थी, जैसे कनोडिया कॉलेज, महारानीज कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज और ये राजस्थान कॉलेज, इनमें हमारे शोज होते रहते थे, हम करते रहते थे। जी, और उन्हीं दिनों क्या हुआ कि ये रेडियो पे ड्रामा सेक्शन के वो ऑडिशन वगैरह हुए थे, जी। तो वो मैंने दिए। दिल्ली से उस समय गंगा प्रसाद माथुर आए थे, वो जो इम्तिहान लेने वालों में से। हुँ, हुँ। तो मैं पास हो गया और कुछ अच्छा ही ग्रेड वगैरह दे दिया। तो वहां मेरी पहचान इन लोगों से होती थी। ये मल्होत्रा साहब थे, बेनी जी, जी, प्रसाद जी थे, एचपी सक्सेना थे, जी, जी, अ, शंकर गुप्ता थे। तो इन सब लोगों से मेरी पहचान वहाँ रेडियो स्टेशन पे एक्चुअली हुई थी। जी, जी। और उन्हें जब ये पता चला कि मैं ऐसे कॉलेज में नाटक वगैरह करता हूँ, हुँ, तो हुँ। बापूजी वगैरह तो 1-2 बार आए भी थे, उन्होंने देखा भी था। तो जी। बाकी लोगों से इस बहाने दोस्ती हो गई। हुँ, फिर भानु भारती आए थे, तो उनके साथ रह के फिर थोड़ी-सी उस किस्म के नाटक करना आरंभ कर दिया। जैसे अंधा युग, पांचवा सवार, अ, खामोश, ये जी, इस जी। किस्म के सारे नाटक उस समय हुँ, उनके साथ किए। हुँ। तो थोड़ा पर्सपेक्टिव बदला और मुझे जी, लगता है कि शायद उनके साथ जो थिएटर किया ना, उसी का असर था कि मैं जो हुँ। अब तक कैजुअल सा ले रहा था इसको, मैंने फिर एक तरह से कहा जाए तो पूरी संजीदगी से थिएटर में शामिल होना तय कर लिया और जी। मज़ा भी आने लग गया था उस समय, ये भी था। तो वही हम यूनिवर्सिटी में भी करते रहे कंटिन्यू, फिर डिपार्टमेंट की बड़ी सब लोगों ने मिलके भानु जी के उसमें मुहिम चलाई कि डिपार्टमेंट खोला जाए। जी, जी। फिर डिपार्टमेंट ड्रामा डिपार्टमेंट खुला, तो उसका पहले बैच को हम सब लोगों ने जॉइन किया। वहाँ पर ये ये सारे नाटक वगैरह हुए। ये जो मुहिम की बात है, इसके जी। बारे में बताएँ। मतलब किन लोगों ने मुहिम चलाई और फिर
क्या उसमें भानु जी उसमें उसका हिस्सा थे या बाद में उनको मनाया, पटाया गया, बुलाया गया, इस तरह की कैसे क्या रहा मतलब? देखा जाए तो वो पूरा उस समय हम जब प्ले कर रहे थे ना, अंधायु का रिहर्सल, पांचवा सवार जी, की तैयारी, ये 2 प्ले प्रमुख कर रहे थे हम। जी, तो निश्चित रूप से वो हमारे सीनियर थे, एनएसडी से आए थे, पास करके अभी भी आए ही आए थे। जी, तो हम सभी लोगों का ऐसा आपस में रिहर्सल में मिलते थे, तो ये मानना था कि ये आदमी यहाँ ऐसे कैसे रहेगा, कोई तो होना चाहिए। हुँ, और इनकी वजह से जो लाभ हमें मिल सकता है, अगर डिपार्टमेंट बन जाए तो पूरे शहर को बड़ा लाभ मिल सकता है। जी, तो जी, इससे हम बिल्कुल। कन्विंस। हुँ, हुँ, और थोड़ा सा ये था कि मैं उस समय यूनिवर्सिटी में था, एकेडमिक काउंसिल का भी एक सदस्य था, डिबेट जी, वगैरह थोड़ा बोलता था। तो जी, जी, वहां वामपंथियों के साथ रहता था मैं। जी, उनको लगता था कि ये हमारा अच्छा स्पोक्स पर्सन बन जाएगा। जी, और मुझे भी उनकी बातें उस समय बड़ी रुचिकर लगती थी। जी, और डिबेट में नेचुरली एक पर्सपेक्टिव जैसे ही मिलता है तो बोलने का मजा भी आता है। जी, जी। लेकिन इन सारे लोगों ने मेरी थिएटर एक्टिविटी में बड़ी हेल्प की। हुँ, हुँ, राजनीतिक रूप से कई बार विचार मिलते थे, कई बार नहीं मिलते थे, लेकिन उनका ये सहयोग मुझे हमेशा याद रहेगा। जी, आरडीएसएफ वो एक संस्था थी, उसी के तहत हम काम करते थे। हुँ, हुँ, और उन्होंने मुझे और कुछ करने के लिए कभी कहा ही नहीं। सिर्फ वो हुँ, चाहते थे कि आप थिएटर करें, हुँ, और जो भी हम प्ले करते वो उसके बारे में बड़े भक्ति भाव से सुना करते थे। और उन्होंने कभी इंटरफियर नहीं किया कि ये ऐसे ही विषय वस्तु का नाटक करो या यों करो। हुँ, पर बदले में हमें उनसे फाइनेंस, उनसे मसल पावर, उनका ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बड़ी सहजता से मिल जाता था। जी, जी, तो बड़ा मजा आया था। और इस सब से ही जो चेतना एक डेवलप हुई, तो हमें लगा था डिपार्टमेंट जरूर खुलना चाहिए। तो जब हुँ, हुँ, डिपार्टमेंट के लिए हम सब लोग वहां जाते थे, तो निश्चित रूप से ये जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह थे, ये जी, सब भी हमें सपोर्ट करते थे वहां पे। और इन सब का हुँ, इन्फ्लुएंस भी था वहां के एकेडमी या पे उस समय। जी, तो इन जी, सब का मिला जुला असर हुआ, और वो डिपार्टमेंट खुला। और हमारा जो पहला बैच था बड़ा अच्छा गया था, अच्छे प्लेज हुए थे उसके अंदर। और वो जो ग्रुप था जिसके साथ मैं जुड़ा रहता था, उसकी वजह से बीच में जब हमारे इम्तिहान का सा वक्त होता है, तब कुछ वीसी का घेराव वगैरह हम लोगों ने किया। हाँ, तो हाँ, तो हमें जेल ले गए थे। तो जी, वहां पर हम लोगों ने भूख हड़ताल, आमरण अनशन इसकी घोषणा कर दी थी। जी, जी, करीब 13 दिन तक वहां हंगर स्ट्राइक भी की। उसी दौरान मैंने वहां एग्जाम दिए इसके ड्रामा डिपार्टमेंट के। अच्छा, हुँ, हाँ, वो पुष्करणा जी हुआ करते थे रजिस्ट्रार उन दिनों। तो वो लेके आते थे पेपर, और हुँ, मुझसे आप ही यही कहते थे, यार ये तुम्हारी वजह से मुझे जेल का मुंह देखना पड़ गया। अब तुम्हारे अकेले के लिए मैं ये पेपर लेके आता हूँ, कॉपी लेके आता हूँ, और यहाँ जेल में बैठा रहता हूँ। मैंने कहा, जी पुष्करणा जी, अभी क्रांति होने वाली है, आपको पता नहीं है। हाँ, हमें बताया है लोगों ने कि क्रांति होने ही वाली है, और हम लगे हुए हैं, आप हाँ, चिंता न करें, कि बहुत जल्दी कल परसों आने वाली है। हाँ, और जी, उस समय ऐसा माहौल भी था कि अगर अच्छा, वामपंथियों से आप बातचीत करें, हुँ, इमरजेंसी का वक्त था, इसलिए जी, थोड़ा सा तो बिल्कुल, एग्रेसिव होना बनता भी था। पर हाँ, उनकी बातचीत से एकदम लगता था ये क्रांति बस अभी आई, मतलब हाँ, कल परसों नहीं तो अगले महीने तो पक्की की आनी ही आनी है ये, बिल्कुल। जी, जी, और ये जी, सब हो जाएगा, अभी अपन भी क्यूबा हो जाएंगे, ईस्ट हाँ, जर्मनी हो जाएंगे, रूस हो जाएंगे। जी, जी, और बड़ा कन्विक्शन था उन लोगों में। लेकिन बिल्कुल, हमें थिएटर में बड़ी हेल्प मिली उनसे, ये एक सच्चाई है। जी, जी, उनके हॉस्टल मिलते थे, उनका उनका पूरा सहयोग जो हो सकता है ना, हमें हमेशा मिला। और वो थिएटर को बड़े मन चाव से और मन लगा के देखते थे। हुँ, और जब ये वर्कशॉप्स या एक्टिंग पे बातें, या जब डिपार्टमेंट खुला और भानु जी वगैरह जब बताया करते थे हुँ, कि अभिनय क्या है, नाटक क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या आनंद इसमें आता है, क्या जादू इसमें पैदा होता है, जी, तो ये
सारे राजनीतिक ग्रुप वाले ही जो लोग थे यूनिवर्सिटी के, ये इन्हें सुनने जरूर आते थे, कि बैठ के बड़े श्रद्धा से सुनते थे। जी, जी, जी। और ये माहौल उससे एक बड़ा अच्छा बनता था। न उनसे हमें कुछ मिला, ना हमें उनसे कुछ मिला, लेकिन जब हुँ, एक ऐसा बौद्धिक या वैचारिक, तो उसका मुझे भी लाभ मिला। और हुँ, रंगमंच में तो, रविंद्र मंच में तो चल ही रहे थे उस समय बड़े अच्छे अच्छे नाटक वगैरह सब। जी, बासु जी जी। बड़ा काम अच्छा कर रहे थे, सरताज माथुर थे, शांति हुँ, मुखर्जी थे, एचपी सक्सेना थे, जी, कई लोग थे जो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे उस समय। जी, जी, और जी। राजेश रेड्डी थे। हाँ, राजेश, हाँ, हाँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से एकदम ऐसा ही ये रंगमंच, रविंद्र रंगमंच, ये सब मिल गया ना, हुँ, तो बड़ी सहजता से हो गया जो कुछ हुआ। हुँ, हम हुँ, नाटकों के हिस्से बनने लग गए, लोगों के साथ काम करने लग गए। हुँ, हुँ। ये ज़रूर है, कुछ लोग जब एनएसडी चले गए थे और तो हमें भी लगा कि एक बार हम भी अप्लाई करके देख लेते हैं। जी, जी। 78 की करीब बात थी, वर्कशॉप वगैरह कर चुके थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो अप्लाई किया, फिर हो गया। हुँ, हुँ। और वहाँ गए तो लगा नहीं, वाक़ई ये तो ज़्यादा अच्छा माहौल है। और 3 हाँ, वर्ष जब आपको नाटक ही खाना है, नाटक पीना है, नाटक सुनना है, नाटक बिछाना है, ये जी, माहौल अपने आप में बड़ा सिखाता है। निश्चय, निश्चय। टीचर्स होते हैं, किताबें भी होती हैं, प्लेज़ भी होते हैं, पर हुँ, ज़्यादा जो सिखाता है वो वहाँ का माहौल सिखाता है। जी। और इसका लाभ मुझे मिला। 3 हुँ, वर्ष एनएसडी के रहे, फिर मैं श्री राम रेpertory में रहा 1 साल। जी। फिर उसके बाद वापस एनएसडी रेpertory में था। हुँ, हुँ, हुँ। फिर उसके बाद मैं करीब 2 ढाई साल के लिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी में जी, जी, कार्यक्रम मुझे याद है, अधिकारी याद है। बन के मैं आया हाँ। था। हुँ, तो हुँ। अजीब इत्तेफ़ाक देखिए कि जोधपुर में मैं पैदा हुआ और मैं जयपुर में करीब 62 में ही आ गया था। तो मुझे जी, जयपुर ही अपना-सा लगा हमेशा। पर जी। जहाँ जिस शहर की पैदाइश थी, वहाँ पर 2 साल लगातार रहने के लिए पहली बार मैं ये 1982 या 83 कह सकते हैं आप, उसमें गया था जी। और 2 साल वहाँ रहा। हुँ, फिर उसके बाद ये बड़ा अच्छा रहा, सरकारी इदारों में जब काम करते हैं, हुँ। तो सब कुछ छोड़-छाड़ के भागने की इच्छा बहुत जल्दी पैदा हो जाती है। 2 ही साल में मुझे समझ में आ गया कि यहाँ तो दम घुट जाएगा, बैठेगा नहीं मामला। तो फिर जी। मैं बम्बई चला गया 85 में। हुँ, वहाँ हुँ। जो किसी को जानता नहीं था, इसलिए नादिरा अब्बर का ग्रुप था, राज, जी। और तो इन्हीं के साथ, क्योंकि इनको दिल्ली से जानता था, तो जी, इनके यहाँ जी। पे करने लग गया। हुँ, हुँ। और लिखने की था तो लिखता भी रहता था। हुँ, हुँ। श्याम जी की उस संसर्ग में आए यात्रा के दौरान, तो फिर भारतीय खोज में लिखने में जुट गए। ये अ, सईद और इन लोगों के साथ थे तो नुक्कड़, मनोरंजन, सर्कस, ये जो सारे उस समय चल रहे थे, उसमें लिखने वाली टीम में जुड़ गए। जी। फिर रमन के साथ जुड़े तो तारा, उम्मीद, शतरंज, ये सब। तो फिर क्या सिलसिला रहा कि नाटक पृथ्वी पे करता था अपने सुख के लिए, हुँ, हुँ। और लिखना शुरू में जो सिर्फ जीने के लिए कर रहा था, जी। पर धीरे-धीरे इतना आनंद आने लगा कि मुझे लगा कि ये तो बड़ी अच्छी विधा है इसमें। जी। 40 बरस उसी में निकल गए, पता ही नहीं चला। फिर जब लगा कि अब 70 के होने वाले हैं, तो मुझे लगा यार ये देखो, कम से कम आखिरी के सीन तो हम अच्छे बना लें अपनी इच्छा से। तो जयपुर या जोधपुर 2 ही जगह थी मेरे पास। मुझे लगा हाँ। मैं जयपुर सीधा-सीधा आऊँगा तो लोग बुढ़ापे में भी ये इल्ज़ाम लगाएँगे, देखो यहाँ आसान था ना इसीलिए आ गए, और आगे नहीं। बुढ़ऊ अपने छा गए, ले इसमें क्या है? तो मुझे लगा नहीं, कि चलो ऐसा जोधपुर चलते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ काम शुरू करेंगे। लोगों ने कहा नहीं, आजकल यूनिवर्सिटियाँ बदल गई हैं, बच्चे बदल गए हैं, हुँ, एजुकेशन सिस्टम बदल गया है, हुँ। तो आप कैसे बात करोगे? हाँ। तो मैं तो गया, तो
बड़ी आसानी से बातें हो गई, वो भी मुझसे बात करते हैं, मैं भी उनसे बात करता हूँ। वो जैसे हैं मैंने उनको स्वीकार कर लिया है, मैं जैसा हूँ वैसा जी, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जी। जी, व्यास जी आपने पूरा बहुत ही एक सुगम गति से पूरी आपकी आरंभ नाट्य रंगमंच का आरंभ से आप बम्बई तक और फिर जोधपुर तक ले आए। लेकिन इसमें कुछ जिज्ञासा मेरी है, तो मेरे ख्याल में बहुत से लोग भी उसके बारे में जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आपने कौन-कौन से नाटक किए? आपके सहपाठी कौन-कौन थे? उसकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यादें या अनुभव या आप साक्षी रहे हों कुछ क्षणों के, हाँ, तो हाँ, वो भी ज़रा उसकी भी चर्चा साझा आप कर लें और उसके बिल्कुल। बाद में फिर हम जो है बम्बई की तरफ चलेंगे भी वहाँ फिर आपने क्या किया? तो जी व्यास जी बताएँ इसका। मैं 79 से 82 वाले बैच में था एनएसडी में, जी। और मेरे साथ जो लोग काम करते थे वो अशोक मिश्रा, जो अभी लेखन में हैं, काफ़ी हुँ, वो हुँ, लिखते हैं, वो हैं। हुँ। वीरेंद्र सक्सेना, वीरेंद्र ये सक्सेना। जो हुँ, एक्टर हैं, वो अशोक बाठिया, हुँ, हुँ। और लड़कियों में जैसे हिमानी शिवपुरी, हेमा सहाय, ये जी। वानी शरद जोशी, हुँ, डायना ठाकुर अहमदाबाद में काम करती हैं, वो हुँ। अ, साइकिया एक थी लड़की, वो आसाम में काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया है। सुंदर जी, श्री है जिन्होंने कन्नड़ थिएटर और फ़िल्मों में फिर बहुत बढ़िया काम किया है। जी। तो बड़ा अच्छा बैच था हमारा। बहारुद्दीन बांग्लादेश से थे। अभी उन्होंने वो मुजीब पे जो फ़िल्म बनाई है, मैंने जी, जी। शाम को हाँ, देखी है, जी, जी। तो वो भी मेरे बैच में था, वो गुलाम सरवर मियाँ। तो हुँ, बड़ा हुँ। कॉम्पिटिटिव और अच्छा-सा एक बैच था हमारा। हुँ, हुँ, हुँ। कुछ ज़रूर बातें ऐसी हुई, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में ही एक कारन जी हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, जी, तो वो एक संस्कृत में नाटक पूरा करना चाहते थे कालिदास समारोह के लिए। जी। हुँ, तो भगवत अज्जुकीयम, उन्होंने जी। हमसे कहा, विचार रखा हुँ, कि वो मुझे बड़े प्यार से वेद व्यास जी कहते थे। बोले, "वेद व्यास जी, ये नाटक करेंगे हम भगवत अज्जुकीयम संस्कृत में। तो आप तो ब्राह्मण हैं, आप करें आप।" तो मैंने उनसे बताया, मैं इतना भी ब्राह्मण नहीं हूँ। हमारे घर में संस्कृत में बातचीत नहीं होती है आपस में, और सिर्फ 10वीं तक मैंने संस्कृत पढ़ी है, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो कारण जी ने कहा, नहीं, नहीं, आपको करना पड़ेगा। उन्होंने एक बाकायदा अध्यापक रखा, और आप हैरान होंगे ये जान के कि ये पूरा नाटक संस्कृत में, इसका पहला मंचन हुआ उज्जैन में कालिदास समारोह में, जहाँ दर्शकों की संख्या थी तकरीबन 15-20 हज़ार रही होगी मेरे ख्याल से। और इतना डर लग रहा था हमको कि ये संस्कृत में सारा 1 घंटे हम जो करेंगे, जी, कैसे होगा? जी, लेकिन कारंजी का ये विश्वास, कि भाषा कोई भी हो, आपने नाटक अगर दिल से किया है, तो जी। दर्शक उसे स्वीकार करता है। हुँ, हुँ। और सचमुच में माधव जी, हमारा पूरा नाटक उज्जैन की उस जनता ने बड़े दिल से देखा, और हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। जी। तो ये एक, इसका मैं भागी हूँ। एनएसडी ने जो एक पूरा नाटक संस्कृत में जो पहला किया, भगवत अज्जुकीयम, हुँ, हुँ। उसमें प्रमुख भाग लेने वालों में से मैं था। जी, बाकी नाटक सब लोग करते हैं, सबको अपने नाटक अच्छे ही लगते हैं। हमने भी काफ़ी नाटक किए उसपे। हुँ, हुँ। लेकिन मैंने उन दिनों रेपर्टरी का वो रूप भी देखा, जब पुराने किले में ये तुगलक जैसा नाटक होता था। हमने देखा है वो नाटक, जी। वहीं पे और पुराने किले में। अंधा जी। युग वहाँ पर होता था। हुँ, हुँ। आषाढ़ का एक दिन वहाँ होता था। जी, और मेरे समय में ही जब मैं वहाँ पढ़ रहा था, रेपर्टरी में हमने महाभोज देखा। अ, बड़े अच्छे-अच्छे नाटक उन दिनों हुँ, की हम लोगों को देखने को मिलती थी। कई बार इंटरैक्ट करने को मिलता था, कई बार सहयोग
जैसे अब लाइटिंग वगैरह में मराठी वहाँ मेन लाइट करते थे, जी, तो मराठी हमें बहुत पसंद करते थे, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ताना उनसे थी, तो वो हुँ, हमेशा लाइट में हम मुझे साथ बिठाते थे। और जी, ये अनुभव जो मिलता है ऐसे इस स्तर के नाटकों में, और जब इस स्तर के अभिनेता पंकज कपूर, जी, मनोज सिंह, हुँ, विजय कश्यप, ये हुँ, अनु कपूर, ज्ञान जी, शिवपुरी, वो टीम जी, बहुत बढ़िया। हुँ, 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 और ये इनके साथ लाइटिंग की वजह से मुझे अधिक इनके साथ अ, बातचीत का या संबंध बनाने का या इनको सुनने का, देखने का ज्यादा अवसर मिला। हुँ, 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 तो वो बड़े अच्छे अनुभव थे उस समय के। एकेडमिक काउंसिल का मैं अगेन मेंबर रहा था। हुँ, तो हुँ, ये जो विज्ञान भवन में संस्कृति और संस्कृति के ऊपर और कला के ऊपर और इंदिरा जी मीटिंग जी, आगे वेला कारण जी को बड़ा विश्वास था मुझ पे। उनको लगता था तुम डिबेट बोलते हो ना, तो तुम तो अच्छे से एकदम अपना अपना अच्छा सा बोल लेना, बिल्कुल अपना अपने स्कूल का अच्छा सा एकदम बस। बोले अंदाज में उनका बड़ा विश्वास था मुझ पे। जी, जी, जी। और मैं बोल बाल भी लेता था, ऐसा कोई बड़ी बात थी नहीं। बिल्कुल, दूसरे बिल्कुल, विभाग आप के लोग डिबेटर जो डिबेटर प्रशासकीय आप होते हैं। थे हाँ, नहीं, वो प्रशासकीय लोग आते थे और दूसरी डिपार्टमेंट से। जी, हम लोग तो जी। थिएटर से गए हुए हैं। हुँ, हुँ, हमारे लिए हुँ। तो रिक्वायर्ड है, हमें तो सबको बोलना बोलना आना ही चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये हमें निश्चय। लाभ था, थोड़ा-सा लाभ हुँ, था। हुँ, हुँ, और ये अनुभव रहे उन दिनों की। हुँ, हुँ, हुँ। बल्कि रेperटरी से एक पूरा की पूरा बैच निकला था, हुँ, हुँ। और उसने अपना पहला नाटक वहाँ पीछे लॉन के अंदर रिहर्सल कर कर के किया था। अच्छा, रंजीत कपूर और उसके साथ कम से कम 6-7 लोग रेperटरी से बाहर आए ही आए थे, और कुछ लोग जुड़े, और एक रुका हुआ फैसला इसकी ये रिहर्सल किया करते थे। जी, 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 जी। और हुँ, जो रिहर्सल की चाय या जो कुछ रिफ्रेशमेंट जैसा कुछ होता था, वो भी जी। चंदे से हो रहा था। वाह, वाह! लेकिन जब ये प्ले श्रीराम में ओपन हुआ, हुँ, हुँ। तो माधव जी इतनी लंबी कतारें लगती थी दर्शकों की, टिकट खरीद कर देखने वालों की, हुँ, हुँ, कि हुँ। संडे और सैटरडे को तो टिकट ब्लैक हुए हैं। अच्छा। ये देख के इतना अच्छा लगता, और ये नाटक हुआ भी बहुत बढ़िया था। जी। लेकिन ये सारे वाक़ई उस समय के देखने को मिले, हुँ, अच्छा लगा। हुँ। अच्छा। तो बम्बई आपका जाना, जोधपुर के जो भी प्रशासनिक अनुभव हाँ। के बाद वहीं से आपको मतलब ये जी, किसी जी। ने बोला या आपकी नहीं, खुद की मैं जी, ये वो अपने ही कैसे उससे हुआ? डर गया था। हाँ, यहाँ मैं एकेडमी में अच्छा काम कर रहा था। थिएटर वालों से ही हमेशा राब्ता रहता था मेरा। तो जी, जी। वर्कशॉप के लिए मैंने एक सिलेबस भी बनवाया था। वहाँ जो टाउन हॉल था उसमें मैं लाइट वाइट लगाता रहता था। जी। रेperटरी को एक बार नेशनल रेperटरी को बुलाया 5 प्लेस के साथ। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन फिर क्या हुआ, वो सुधा राजहंस हमारी थी सेक्रेटरी, जी हाँ। तो वो रिटायर हो रही थी। जी, जी। और वो रिटायरमेंट से पहले जो 3 महीने की लंबी छुट्टियाँ ली जाती हैं, तो वो जी। उन्होंने लिखी, और मैं हुँ। कार्यवाहक ये इस हाँ। पद का भार सँभाल रहा था, हुँ। और कोई स्थितियाँ ज़्यादा ठीक हो गई थी। छोटे शहर में जब ऐसा होता है ना, तो आदमी बड़ा वैसा हो जाता है। मैं उससे हुँ, डर गया। हुँ। मुझे लगा अगर मैं यहाँ इस समय एकदम संतुष्ट संतुष्ट हो गया, तो ये तो यहीं फँस गड़बड़ हो जाऊँगा, यहीं जाएगी। फँस जाऊँगा। हाँ, फँस जाऊँगा फिर मैं। जी। तो मुझे लगा कि नहीं, जब बाज़ार के लिए ही काम करना है, हाँ। सीधे करो तो गुनाह के करो, है तो बाज़ार की शक्तियाँ आप पर अधिकार तो जमाती ही है। जी, जी, जी। और फटे कुर्ते-वुर्ते में रह के और थिएटर की पहचान बनना, ये मुझे कभी गँवारा था नहीं। मुझे लगता जी, था देखो, या आप पढ़ लिख के अच्छी जॉब करो हाँ। और स्पेयर टाइम में ये काम करो, और अगर आपको लगता है नहीं यही मैं पूरे टाइम करूँगा, तो फिर अपोलोजेटिक होके मत करो। आराम से बिल्कुल। साफ-सुथरे रहो और अच्छे से करो, और हुँ। रोना-वोना ना करो। मेरा ये मानना था।
तो जी, जी। कमाई कितनी होनी चाहिए ज़रूरी है, ये मेरा निजी सवाल है। मुझे हाँ। जहाँ से मिलेगा उसके लिए मैं काम करूँगा। तो जी। बम्बई उस सिलसिले में मैंने हुँ, सोचा था कि थिएटर से मैं अपना दिल बहलाऊँगा वहाँ पे, तो हुँ, बहुत हुँ। जान-पहचान के लोग थे जी, जी, और मैं जी। लिखते हुए सारी बातें सीख पाऊँगा क्योंकि लेखक को हमेशा डायरेक्टर के साथ रहना पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ। मुझे लगा तब मैं सीख पाऊँगा वरना ये नई विधा कहाँ से मेरे समझ में पड़ेगी। और हुँ। लेख जी के इंस्पिरेशन के साथ मैं वहाँ गया था। लेक टंडन थे वो, जी, हमारी जी। मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था आप बम्बई आ जाएँ। हुँ, तो मैंने उस समय याद आ गए मुझे, मैंने कहा ये ठीक है। हुँ, हुँ। तो वहाँ भी ये थिएटर में अ, एकजुट की तरफ से करता था, नादिर बब्बर और राज बब्बर का ये ग्रुप था। जी, क्योंकि मेरे सीनियर थे तो मेरे लिए सुविधा थी वहाँ सीधे-सीधे जाओ, उनके साथ नाटक करो बस। जी। उन्होंने जाते ही मुझे पहले कहा एक तो तुम पहला तो डायरेक्ट कर दो। तो मैंने अच्छा। एक बल्गेरियन प्ले था रिम्स्का बनिया, हुँ, हुँ, हुँ। उसका एडेप्टेशन किया फिर मैंने और ये जादुई हवाम ऐसा कुछ था वो प्ले किया अच्छा। और फिर सिलसिला चल पड़ा। उधर हुँ, लिखने में अपना स्ट्रगल मैं करता था दिन में, वही मेरी रुचि थी। हुँ, तो हुँ, मैंने हुँ। श्याम जी के साथ काम किया, सईद वगैरह इनके साथ काम किया, हुँ, हुँ। दिलीप जी के साथ तो था ही मैं, फिर रमन के साथ काम किया। हुँ, तो हुँ। ऐसे करते-करते फिर इनके लिए लिखता रहता था, सीरियल लिखे, हुँ, बढ़ता हुँ। गया मामला। रमन तो के साथ फिर ज़्यादा लंबा रहा मैं, किनके साथ में? रमन कुमार के साथ क्योंकि अलहमद जब से हाँ, फिर उसके बाद एक लंबा ही सिलसिला चल पड़ा, तो हुँ, तारा और तारा। शतरंज, उम्मीद हुँ, ऐसे लिखता ही रहा फिर इनके लिए मैं। हुँ, और हुँ, यहाँ रहते-रहते और जगह भी लिखता रहता था ऐसे। तो हुँ। 30-40 बरस ऐसे बात करते निकल गए। वो बशीर बद्र का एक है ना शेर, जी। उम्र यों गुज़री है जैसे सर से सनसनाता हुआ पत्थर गुज़रे। जा हाँ, ऐसे हाँ, हाँ, बात करते-करते ऐसे। हाँ, हाँ। लेकिन ये ज़रूर है, वहाँ एक किस्म का जब सैचुरेशन आ जाता है आप 60-70 है, सीरियल लिख दो, फ़िल्में लिख दो, फिर आदमी को लगता तो है कि एक उम्र हो गई है ना, अब हम जहाँ से आए हैं, वहाँ जाके काम करें। जी, जी, जी। जितना भी जो भी रंगमंच है, सीरियल है, फ़िल्म है, जो हमने बटोरा है, हुँ, अब हुँ। अपनी जगह चलें वापस और जो पीढ़ी इस समय आ गई है, लोग डराते हैं, नहीं-नहीं कैसे होगा, क्या नहीं होगा। मुझे लगता है घर में भी तो दादा-पोते बातें करते हैं ना आपस में भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्यार करने लग जाओ तो सारे बच्चे अच्छे हैं यार, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात। और हम अच्छा माने तो उनको भी हम क्यों क्यों बुरे लगेंगे? ऐसा थोड़ी है कोई हम ही कोई नैतिकता का वो लेके आए हैं। तो हाँ, हाँ। यहाँ फिर इस सिलसिले में जोधपुर में मैं ये थिएटर सेल शुरू किया है और साल डेढ़ साल से यहीं इन्हीं के साथ काम करता हूँ। तो ये तो जो बस बम्बई का आपका जो एक पीरियड रहा जिसमें जैसे मुख्य रूप से जो भी आपकी रुचि के हिसाब से आपके उसके हिसाब से कौन-कौन से जो है सीरियल बाकी सब लोग आपको जानने वाले तो जानते हैं लेकिन दूसरे लोगों के लिए भी वो किया और उसमें कुछ विशिष्ट अच्छे बुरे अनुभव जो भी आप साझा करना चाहें, कुछ घटनाएँ, कुछ व्यक्ति वगैरह-वगैरह जो भी आपको ठीक लगे? प्रमुख बताऊँ या जैसे भी हैं नहीं, जैसा सीरियल आप ठीक समझते हैं वो जहाँ जिनमें भी काम करते हैं हमको तो वो प्रमुख ही लगते हैं। जैसे मुख्य भारत स्पोर्ट्स से मेरी शुरुआत हुई, मुझे तो भारतीय बड़ा श्याम जी के साथ, गोविंद जी के साथ, इन सब के साथ बड़ा मज़ा आया। जी, जी। भीष्म सानी से दिल्ली की वजह से जान-पहचान थी क्योंकि जहाँ जिस लाइब्रेरी में मैं हमेशा बैठता था, जी, वहीं उसी टेबल पे भीष्म सानी भी बैठते थे। जी, तो य मुझे पता नहीं था कि ये भीष्म सानी है। तो जी। लेकिन बातचीत में हमारी मित्रता सी हो गई, फिर एक दिन उन्होंने कहा, जी मेरा नाम भीष्म सानी है। हुँ। अरे! मैंने कहा ये अच्छा हुआ आपने शुरू में नहीं बताया वरना मैं कॉन्शियस हो जाता और इतना सहज रिश्ता नहीं बन पाता। फिर ये जो लोग थे ना इनका मुझे बम्बई में भी क्या कहूँ फ़ायदा ही मिला एक तरह से। अभी जैसे निश्चित। कृष्ण सानी थे,
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे, जी। रघुवीर राय थे, शरद हम्म। जोशी थे। हम्म। दिल्ली में जो इनसे जो एक रिश्ते से बन गए ना, हम्म। तो यहाँ बंबई में भी जब आए ना, तो ये कोई ना कोई किसी न किसी की आमद होती रहती थी। जी हाँ, जी हाँ। तो वो जो ही हमें रिकॉग्नाइज कर लेते थे ना, तो वहां सारा माहौल अच्छा हो जाता था। हाँ, हाँ, तो हाँ। उनको लगता था जब इन्होंने कहा समझदार है तो समझदार होंगे ही। हाँ, हाँ। तो बेनिफिट ऑफ डाउट हर डायरेक्टर दे देता था। जी। तो ये सहयोग तो इन सारे लोगों का मुझे मिला, ये तो सही हम्म। है। हम्म। लेकिन हाँ, ये जरूर है, श्याम जी के साथ रहे तो अलग दृष्टिकोण से, अलग माहौल में जो काम होता है और हम्म। जो उनकी प्रोफिशिएंसी है, वो जी, जी। देखने सीखने का मौका मिला। हम्म। सईद के साथ जब था तो सईद, कुंदन, हम्म। रवि ओझा, अजीज हम्म। मिर्जा, ये ग्रुप बड़ा अच्छा था डायरेक्टर्स का। और इन हम्म। सबसे अपना एक खुला दोस्ताना भी रहा। तो इनके जी। साथ लिखते हुए एक नया दृष्टि से फिल्मों को देखना, नई दृष्टि से सीरियल्स को देखना, इसका भी मौका मिला। हम्म। रमन के साथ रहते हुए यो मिला, शरद जोशी, रमन और हम तो, रमन को उर्दू पोइट्री का बड़ा शौक है। अच्छा। जावेद साहब और वो हमेशा दोस्त भी थे, तो इसलिए ये एक हम्म। सिलसिला रमन से यो मिल जाता था हमें। हम्म। तो पोइट्री हमारे आसपास रहने लग गई रमन हम्म। के साथ जैसे ही हम आए। जी, जी। और शरद जी है तो साहित्य हमारे साथ रहा। शरद जी कुछ भी नया लिखते तो सुनाया करते थे, बड़ा मजा हम्म। आता। हालांकि हम्म। उनकी बेटी मेरी बैचमेट भी थी, जी, जी। लेकिन मित्रता मेरी सबसे अधिक शरद जी के साथ ही रही। मैं उनकी औ में रहता था। हम्म। शब्दों के बाजीगर थे, हाँ, ऐसे हाँ। खेलते थे वो। और हम्म। व्यंग इतना सहज, इतना प्यारा कि क्या बात है मतलब। और बिल्कुल सामयिक, आज भी सटीक है वो सभी कुछ, आज भी किसी सटीक और सामयिक। बात को इतने अच्छे अंदाज में, ऐसे मजाहिया नजरिए से और कैसे देख लेते थे, ये उनकी जी। क्वालिटी। हाँ। तो इन सब का लाभ मिला। ये सीरियल्स वगैरह में करता रहा, संख्याएं बढ़ती गई। लेकिन हम्म। ये है चाणक्य से जब ये चंद्र प्रकाश के साथ इसमें मैं जुटा, हम्म। तो ऐतिहासिक नाटकों की तरफ झुकाव बढ़ गया। फिर अच्छा, नहीं इन्हीं ये के जो साथ मैंने बुद्ध, जो चाणक्य पृथ्वीराज, और कृष्ण, ऐसे कई विषयों पर इनके साथ लंबा काम किया। कुछ प्रोजेक्ट बने, कुछ नहीं बन पाए। हम्म, लेकिन इस इसके कारण हुआ ये कि इतिहास को पूरा खंगालने का अवसर मिला और बड़ा मजा आया। निश्चय, निश्चय। ये एक अनुभव। फिर बाद में चंद्रगुप्त लिखा, प्रताप लिखा, आम्रपाली मैंने लिखा, ये सब लिखे। जी। लेकिन जो नहीं लिखे उनकी संख्या बहुत थी। हाँ, तो काम तो उनपे ये भी साल, 2 साल, 3 साल करना ही पड़ता है। जी, 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 जी। ये बड़ा सुखदाई एक फ़ेज़ पूरा निकला। हुँ, आर्थिक रूप से कई बार उसमें बड़े दुखदाई फ़ेज़ आ जाते थे, लेकिन जी। विषय इतने अच्छे होते थे हुँ, कि वो हुँ। दुःख नहीं लगते थे। मज़ा तो आता रहता। व्यास जी, ये जो चाणक्य की जो प्रक्रिया थी, जिसके बारे में अभी कुछ ही दिनों पहले हुँ, उनका जो है वो साक्षात्कार सुनने का मौका मिला। हाँ। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ गईं कि भई उनके साथ क्या कैसे हुआ, और एक ये भी लगा कि भई एक व्यक्ति मतलब जैसे उन्होंने बताया, तो यानी कि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि भई उन्होंने बिना किसी जाने-समझे जब उनको समस्या आई कि भई अफ़सर लोग दूरदर्शन के सही नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने बिना किसी जानकारी के, बिना किसी रेफ़रेंस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को चिट्ठी लिख दी, और उससे बिल्कुल। स्वतः ही बहुत सारी चीज़ें हो गई। हाँ। तो एक ये बहुत मतलब ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि दूसरे लोग इससे सीख समझते हैं कि भई कोई आपका कोई एफ़िलिएशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई आपका कोई वहाँ पे कोई दोस्त या आपका रिश्तेदार बैठा नहीं है उनके दफ़्तर में, लेकिन फिर भी वो चीज़ों ने जो वो चाहते थे वो काम उस तरह से हो गया। तो उस प्ले के बारे में कुछ विशेष, क्योंकि वो एक नए तरह का उस समय के हिसाब से एक उसका फॉर्मेट, यानी कि कथा वस्तु, और उसमें जितनी मेहनत हुई, वो सेट के बारे में, कैरेक्टराइज़ेशन और वो सब उसके बारे में कुछ, आप तो उसके हिस्से रहे हैं तो
जी। सबसे बड़ी बात 2 चीज़ें अलग-अलग हैं। हुँ। एक चंद्रप्रकाश की लड़ाई और हाँ। एक इस विषय पे कैसे काम हुआ, चाणक्य पे, और जी। दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जी, जी। चंद्रप्रकाश के बारे में मैं हल्का सा ये कहूँ, एक इंटरव्यू उनको पूरा बता नहीं सकता हुँ। उनकी लड़ाई को। सही बात मुझे है, सही। इतना ध्यान है एक प्ले का शो चल रहा है मेरे हुँ। और जयरूप आप जानते होंगे जयपुर में बिल्कुल, बिल्कुल, जब एक्टर। हाँ। हाँ, तो मतलब विंग्स में मैं एंट्री लेने से जस्ट पहले जयरूप इनको लेके आए। ये नेकर और टी-शर्ट में थे और हुँ, स्लीपर पहने हुए थे। हुँ, बोले व्यास जी ये चंद्रप्रकाश है हुँ, और डॉक्टर है और इन्होंने ये चाणक्य पे ये 4 एपिसोड लिखे हैं और हुँ, ये सबमिट करने वाले हैं और आप देख लें। मैंने हुँ। कहा जयरूप भाई मेरी एंट्री है, तो मैं अंदर जाके 2 सीन करके आता हूँ वापस, फिर जी। समझते हैं। बोले हाँ, हाँ, हाँ। आप ये देखिए दोनों विंग्स में खड़े रहे। मैं जैसा भी ये करके आया वापस इनसे बात की। हुँ, तो मैंने उस समय मुझे अच्छी तरह से ध्यान है ये लड़का-सा ये था चंद्रप्रकाश हुँ, और बोले ये लिखे हैं और ये हमने सबमिट किया है पर आपकी राय लेना चाहते हैं, कुछ अगर हो तो चेंज करें, वो करें। हुँ, तो मैं रात भर पढ़ के दूसरे दिन आया, मैंने कहा भाई तूने तो बड़ा अच्छा लिखा है और इतना विस्तार से लिखा है और इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ इतना पेन लेके लिखा है। हुँ, यानी हुँ। उस दौर का सब कुछ आपने स्टडी किया है और वो इसमें शामिल है। हुँ, हुँ। उस दौर में राज्य व्यवस्था क्या थी, उस दौर की अर्थव्यवस्था क्या थी, उस जी। दौर के मौसम क्या थे, उस दौर हुँ, में फूल कौन से खिलते थे, उस दौर में कौन से पशु, पक्षी और पंछी थे, उस हुँ, दौर में क्या अनाज था, उस हुँ, हुँ। समय विश्व में भारत आर्थिक कारणों से कहाँ पर स्टैंड करता था। इतना जी। विस्तार से चंद्रप्रकाश ने ये सारा अध्ययन किया था हुँ, कि मुझे लगा कि अब इसे अगर कोई रोकता है, हुँ, तो ये तो मतलब इससे बड़ी ज्यादती तो फिर हो ही नहीं सकती। इसमें क्या है? खामखा इसमें क्या उँगली उठाई जाए? हुँ, लेकिन वो हुँ, बड़ा जिज्ञासु बना, दूसरे दिन भी इंतज़ार कर रहा था, बताइए आप क्या हुँ, है? मैंने कहा ये सब बहुत अच्छा है। हुँ, हाँ, मेरी एक निजी राय हो सकती है, मुझे लगता है हिंदी को इतना क्लिष्ट नहीं होना चाहिए हुँ, हुँ, कि देखने और सुनने वाला कभी-कभी यूँ डर जाए। हुँ। हो सकता है भाषाविद लोगों से हमें ज़्यादा वाहवाही मिल जाए, पर हमारा कमिटमेंट भाषाविदों और आलोचकों की बजाय अपने दर्शक से होना चाहिए। जी। दर्शक को तकलीफ ना हो भाई, थोड़ी-सी आसान कर दो, उनके भी हुँ, समझ में आ जाए। हुँ, 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 तो हुँ, ये एक ज़रूर मेरा है, लेकिन जैसा तुमने किया ये बहुत अच्छा है। तो हुँ, उन्होंने हुँ, कहा आपको सच में अच्छा लगता है तो मेरे गुरु की भूमिका आप कीजिएगा हुँ। और मैं कर लेंगे यार, कोई ऐसी बात नहीं है। जी, जी। लेकिन यहाँ से जो साथ बना हमारा, हुँ, हुँ, उसके बाद जिस विषय पर इन्होंने रिसर्च किया, हुँ, हमेशा उसमें मुझे शामिल किया हुँ, क्योंकि हुँ, उनका बड़ा स्नेह है या सम्मान मेरे प्रति हमेशा रहा। हुँ, तो ये एक जगह इकट्ठी करते और वहाँ उस विषय से जुड़े हर उपन्यास, हर कविता, हर ऐतिहासिक दस्तावेज को इकट्ठा करते थे और फिर हम 1-2 साल उस पर काम करते थे, उस सबको पढ़ते। जी। तो ये जो अनुभव मिला जिससे फिर उसके बाद बुद्ध पे हमने काम किया, अशोक पर हमने काम किया, तिष्य रक्षिता एक उपन्यास हुआ करता था, उस पर काम किया, कृष्ण पे काम किया, हुँ, हुँ, पृथ्वीराज पे काम किया, हुँ, अ हुँ, हुँ, मौर्य काल पर काम किया, उसके बाद चंद्रगुप्त एक अलग दूसरे लोगों के लिए मैंने लिखा, तो ये सारा जो काम था वो काम आया। हुँ, महाराणा प्रताप जब लिखा आगे फिर ये जो सब पढ़ते थे और ये यही काम आया। तो हुँ, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मेरी इतिहास से दोस्ती अगर करवाई तो डॉक्टर साहब ने करवाई। उन्हें हुँ, मेरा इतिहास को खंगालने का तरीका अच्छा लगता था और हाँ। रुचि उधर इन्होंने करवाई थी। हुँ, या हुँ। अपने भारतीय संस्कृति, अपना इतिहास इसके बारे में थोड़ा और अधिक ध्यान देना चाहिए। ये बात इन्हीं से मैंने सीखी हाँ, नहीं और ये जो धारावाहिक था उसने ये चीज़ें की
मतलब कई स्तरों पे उनको स्थापित किया, बिल्कुल, जिसका पहले इस तरह का मतलब प्रचलन था ही नहीं। बिल्कुल नहीं और था। उसके बाद में उनको बहुत सारे रुकावटें भी उनको झेलनी पड़ी और उन्होंने डट के मुकाबला किया और वो खुद बिल्कुल सही। शायद अपने ये बड़ा साक्षात्कार में निर्भीक चले आदमी था। यानी बिल्कुल। 14वें एपिसोड में हुँ। ऑब्जेक्शन आने लग गए कि ये जो भगवा झंडे हैं, ये भगवा नहीं हाँ होने जी। चाहिए। हाँ, इनको उतार दीजिए। हाँ, उन्होंने कहा हाँ, भाई उस दौर में होते थे। तो ये वो तो वही इतिहास था, वो में दौर उस दर्ज है। दौर का उपकरण तो मैं वही था। हाँ, हम तो हुँ, अभी की तो बात कर नहीं रहे हैं। हुँ। बोले उस दौर में ऐसे भारत भारत कैसे बोलते थे? बोले भाई इसमें दर्ज है, इतिहास में बोलते थे वो। भारत के बारे में भी बोलते थे, अखंड भारत के बारे में भी बोलते थे। वरना तो तक्षशिला आज के हिसाब से देखा जाए तो अफगानिस्तान में, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में पड़ती है, जी। जहाँ पाकिस्तान ने अभी वहाँ युद्ध सामग्री बनाने की फैक्ट्री खोल दी है। जी, जी, और जी। उन दिनों ये तक्षशिला जो थी, यहाँ जो पूरे भारतवर्ष से और दूसरे इधर आसपास से, तिब्बत से, चीन से, ईरान से, जो फारस था उस समय, सब जगह से विद्यार्थी आते थे। जी। और भारत कहना तब अपराध नहीं समझा जाता था, और अखंड भारत कहना कोई शरारती बात नहीं समझा जाता था। हुँ, ये हुँ। बड़ा नेचुरल था उस समय। और इधर तक्षशिला था तो उधर नालंदा था। जी। ये शिक्षा के इतने बड़े पीठ थे। नालंदा हुँ, का तो एक डिस्क्रिप्शन मिलता है कि जब वो चीनी यात्री आया था, उस समय जो फैकल्टी थी उनकी, हुँ, वो हुँ। 5,000 से अधिक थी। हाँ, पढ़ाने तो वाले, वही आचार्य लोग। 76 विद्यार्थी कितने होंगे फिर उससे आप मतलब। अंदाजा लगाइए कि उसके बाद दूसरा स्टाफ और फिर विद्यार्थी कितने रहे होंगे। हुँ, जो हुँ। पुस्तकालय था, उस हुँ। पुस्तकालय में शाम को दीपक से रोशनी रहे ताकि पढ़ सके लोग। जी। उसके लिए कहते हैं कि 7 मन तेल यूज़ होता था एक शाम को। ओहो! 1 मन 40 किलो का लगा लें आप। हुँ, आप हुँ। विस्तार देखिए। हुँ, और हुँ। ये है मतलब बीसा के 2.5 सेंचुरी पहले की बात है। कब की बात है बताइए? जी, जी। तो उनको जो समस्याएँ राजनीतिक तौर पे दूरदर्शन के साथ में और सरकार के साथ में जो पर वो झेलनी डरा नहीं। पड़ी। वो शूट करता रहा, वो लगा रहा, वो जहाँ-जहाँ जिन-जिन से मिलना था, मिलता रहता था, यहाँ जान लड़ाता रहता था, जी। और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने। हाँ। बल्कि वो ये दस्तावेज़ निकाल-निकाल के लेके आ जाता था। बड़ा अन्वेषक जी। प्रवृत्ति का व्यक्ति है भाई ये। उन्होंने हुँ। वो निकाल लिया कि नेहरू जी ने और उस समय की कांग्रेस ने जो अंग्रेजों को झंडे प्रस्तावित किए गए थे, उसमें हाँ, वो उन्होंने भगवा को माना था। बोले नहीं ये ठीक है फिर तुम, अपने भगवा वाला मान लो। साक्षात्कार में उन्होंने रेखांकित किया इस बात हाँ, को। हाँ, हाँ, हाँ। अब आज की जैसी परिस्थितियाँ, माहौल है, इसमें शायद अब कहा जाएगा तो वो लोग घबरा जाएँगे, तो कहेंगे नहीं, नहीं ऐसा नहीं, या अगर इस इतिहास में है तो हमने ये किताब पढ़ी नहीं है। तो कुछ लोग पता नहीं कुछ कहेंगे। और इस व्यक्ति की ये जो निडरता थी, निर्भीकता थी, वो कमाल थी। और आप ये हुँ, देखिए कि यही फिर जब पिंजर जैसी फ़िल्म बनाता है, हुँ, तो आप देखिए बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए किस स्तर से, कैसी खूबसूरत तरीके से एक प्रेम कथा को उस दौर में संजो हुँ, के हुँ, कह जाता है। हुँ, तो ये हुँ। तो गुण इनमें है। ए इतिहास। एक इसमें जिज्ञासा है व्यास जी कि सरकारी तौर पे उस समय जो भी कुछ सरकार की पॉलिटिकल लीनिंग थी, आइडियोलॉजिकल कंपल्शन थे और भी बहुत सारे उनके ऊपर दबाव थे, विचारधाराई, तो उसके कारण उसको रोका गया। हाँ, लेकिन जैसे जब आप लोग काम कर रहे थे तो दूसरे भी ये अक्सर माना जाता है, आप इस पे अच्छी तरह से टिप्पणी कर पाएँगे क्योंकि आप उन लोगों के साथ रहे हैं। कि भई जो बम्बई का जो मुख्य रूप से जो फ़िल्म समाज है, उसका भी जो उनको भगवा से जो वो उनको दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ भी ऐसा एक एक तंत्र स्थापित है, उनको भी होगी, तो वो कुछ
आपके सामने होता हुआ आपने देखा, महसूस किया? क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग थी और आइडियोलॉजिकल पोजीशन ऐसा माना जाता है, बहुत सारे लोगों का सामने भी देख लें, उनकी फ़िल्में भी देख लें, कि वो इट इज़ लेफ्ट विंग ओरिएंटेड, वो वाममार्गी उसमें है और उनके सामने एक डॉक्टर खड़ा हो गया, उसने फ़िल्म बना दी बड़ी मतलब अन्वेषण करके और उसमें भगवा झंडा दिखा दिया, सरकार उसका विरोध कर रही है। तो उस समय वहाँ का उसका कोई अगर आपको अनुभव या जानकारी या आपको कोई ऐसी सुगंध लगी हो वहाँ पे कि भी ये क्या हो रहा है? The तो opposition to this kind of movie and मुझे narrative. मुझे उस समय ये ध्यान है जब ये 14वें एपिसोड के बाद से ये जो रवैया आया था कि भगवा या तो बंद कर दो या ये झंडा मत दिखाओ जी, या जी। ये माँ भारती मत बोलो। हुँ। तो अब ये एक तो डॉक्टर साहब ने कहा आप जो भी कहें ये लिखित में दें मुझे। हाँ। सरकारी तंत्र में क्या साहस इतना नैतिक उस समय नहीं था कि ये सीधे-सीधे लिख के दिया जा सके। जी, जी, फिर जी। भी वो हुँ, वो एक स्तर पे लड़ाई शुरू हुई और इन्होंने कहा कि भई मैं ऐतिहासिक तरीके से आपको बता रहा हूँ हुँ, कि सभी इतिहासकारों ने जिसे हुँ, सही माना है, हुँ, उसी को तो हम रिप्रेज़ेंट करेंगे, उसी को तो दिखाएँगे हुँ, और साक्ष्य वो प्रस्तुत करते रहे लगातार। हुँ। जब मामला ऐसा अच्छा प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखते हुए ये हिचकिचाते नहीं थे। जी, जी, एक बार जी। इनके रिहर्सल में वो लाल कृष्ण आडवाणी आ गए थे देखने। अच्छा, आप वो भी मौजूद बहुत थे वहाँ पे प्रभावित आपके? हुए। हाँ, हाँ। वो इस बात से बड़े वो और मुरली मनोहर जोशी थे। तो इतने हुँ, प्रभावित हुए कि आपने उस समय का काल ऐसे आर्किटेक्चर, रंग जी, जी, खान-पान, जी। पशु-पक्षी ये सब इसका कितना ध्यान रखा है। हुँ, हुँ। तो डॉक्टर साहब का बड़ा सहज था उत्तर बोले वो काल था ही इतना दिव्य और भव्य हुँ, हुँ, कि उसके साथ कैसे बेईमानी कर लें? हुँ, सिर्फ़ इसलिए कि अब तक किसी ने इसके साथ न्याय नहीं किया, हम कैसे हुँ। बेईमानी कर लें? ऐसे ही जी। थोड़ी स्वर्णिम काल था वो हुँ, हुँ, और इससे वो बड़े प्रभावित हुए थे। हुँ, तो जब ये उनको ये पता चला ना ये सरकार ऐसे रोक रही है, कर रही है, तो हुँ। आडवाणी जी स्वयं मिलने चले गए थे वहाँ। जी, ये जी। मैंने सुना है और जाके उनसे बाकायदा कहा था प्रधानमंत्री से मिल के कि अगर ये ऐसा होगा, नरसिम्हा राव थे उस समय शायद, हुँ, हुँ, हुँ। तो हम सड़क पे आ जाएँगे और विरोध आ करेंगे। जाए। हाँ। तो नरसिम्हा राव ने इनसे कहा कि भाई मैं तो देखता हूँ ये सीरियल रोज़ाना और जी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मेरे तो घर में भी सबको बहुत अच्छा लगता है और कितना अच्छा सेट है और सब कितना बढ़िया है। हुँ, तो हुँ। उन्होंने बताया लेकिन आपका ये विभाग है जो इसके साथ है ऐसा कर रहा है ये। तो नरसिम्हा राव ने कहा, "अच्छा थैंक यू तुमने अच्छा है याद दिला दिया, बता दिया। नहीं, नहीं उससे करो, करो आप।" "ऐसे कैसे? ये तो बहुत अच्छा है, हमें तो सब अच्छा लगता है।" जी। यानी उन एक व्यक्ति प्रधानमंत्री है, उसे पता तक नहीं था या कम हुँ। से कम उन्होंने ऐसा कहा, जो जी, भी जी। है। हुँ, हुँ। मैं इस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन इस स्तर पर राजनीतिक स्तर पर उथल-पुथल और लोगों का हस्तक्षेप और ये सब होते हुए भी, एक अकेला एक नया लड़का मेडिकल जी, कॉलेज से निकल के आया है और महत्वपूर्ण बात जिसने है। पहली बार इतिहास को इतिहास की तरह प्यार किया है और सेट की ऑथेंटिसिटी, कॉस्ट्यूम की ऑथेंटिसिटी, हर बात की ऑथेंटिसिटी पे रिसर्च की है, काम किया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये बड़ा अच्छा अनुभव था और ये एक तरह से मिसाल उन्होंने कायम की है। ये सीखने वाली बात है और ऐसे करना चाहिए। निश्चय, निश्चय इससे बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोगों को ये जानकारी मिलती है, इस तरह के लोगों की जो मतलब संघर्ष रहा है उसमें किस तरह से अनायास ही उनको कहाँ-कहाँ से बड़े प्रभावशाली लोगों का साथ मिल जाता है। वो अपने आप मिलेगा फिर। अगर अगर आप आपकी आम तपस्या आम सही है जनता ना, जी, जी। तो ज़रूर होगा फिर। कुछ न कुछ होगा ही होगा। नहीं, मेरी जिज्ञासा ये थी कि ये तो सरकारी स्तर पे, पॉलिटिकल स्तर पे हो रहा था, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी वगैरह ये तो उसको पसंद कर रहे थे और वो उन्होंने प्रधानमंत्री को भी सामने बोल दिया कि अगर इसको रोका जाएगा तो मैं इसको सड़क पे ले आऊँगा।
और फिर उन्होंने भी उस तरह से अपने विभाग को बताया होगा। लेकिन जो फ्रेटर्निटी है, क्रिएटिव फ्रेटर्निटी, फ़िल्म बनाने की, सीरियल बनाने की, अभिनेता, निर्देशक, वो भी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल खाँचे में से बहुत सारे लोग, सभी तो नहीं, निकल के आए हैं, और उनके एक अंश बात, फ़िल्मों में दिखा, वो उसका कुछ वहाँ पे कोई रिएक्शन, एक्शन या असेसमेंट उस समय हो रहा था, जिसके आप साक्षी हो या आपको सुनने में आया? मैं क्योंकि मैं सईद और इनसे भी जुड़ा हुआ था ना साथ में, तो वो एक तरह जी, से बिल्कुल वामपंथी खेमा आ गया जी, जी, जी। बंबई में। लेकिन उस समय ये मेरा अनुभव रहा है कि हुँ, एक कमाल का एक कल्चर था कि हुँ, अपने अपनी उनकी धार्मिक राजनीतिक विचारधारा हो सकती थी, जिस हुँ, पर हुँ, वो खुल के बोलते भी थे। हुँ, हुँ, लेकिन जब प्रोजेक्ट की बात आती या काम की बात आती, हुँ, तो हुँ, ये सारे के सारे जो भी पंथ उस समय थे, मैंने देखा कि फिर वो सिर्फ इसमें कि अच्छे डायरेक्टर, अच्छे लेखक, अच्छे निर्माता या घटिया वाले, यदि वो अच्छा है, थोड़े से भी स्तर का है, हुँ, तो वो उस प्रोजेक्ट का नुकसान नहीं होने देगा, चाहे वो उसकी अच्छा, विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ ही क्यों न जा रहा हो। उसे हुँ, लगता है यार एक आदमी ने सेट पे इतना काम किया, हाँ, इतने हाँ, दिल से शूटिंग कर महत्वपूर्ण रहा बात, है, जमा महत्वपूर्ण के बात। सीन ले रहा है, हुँ, यार इसका काम कैसे बंद करवाते हो? क्योंकि ये मान्यता वहां पर एक है, अपने अपने विचारों को रखते हुए भी, जो कम बाहर आई है, पर उनका ये मानना होता है एक फिल्म या एक प्रोजेक्ट हुँ, एक वक्त में 150 चूल्हे जलाता है, बिल्कुल, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण बात। और वो चूल्हे बुझा के अगर आप कोई एक रंग का झंडा फहरा भी दोगे तो क्या, जी, महत्वपूर्ण है 150 चूल्हे। हुँ, और हुँ, समझदार लोग कम से कम इसका ख्याल रखते हैं। जी, और जिन्होंने कभी भूख देखी ही नहीं या जिनमें वैसी समझ ही नहीं है, तो फिर हुँ, उनकी बात छोड़े। हुँ, हुँ। जी, तो ये एक महत्वपूर्ण मतलब बातचीत है और आप इस अद्भुत जो है वो धारावाहिक के हिस्से रहे हैं। लेखन जी, में आपने वो किया और फिर रोल भी उसमें किया है। तो ये बहुत ही मतलब वो आपकी तो सामने-सामने जान-पहचान है और ये अपने आप में एक अद्भुत सीरियल था जिसको आज भी याद किया जाता है, लोग जी, देखते भी हैं। और उसमें जी, मेहनत, मतलब एक मेडिकल मतलब डॉक्टरी किया हुआ आदमी और इतनी मेहनत से इसमें सब कुछ रिक्रिएशन कर रहा है, रिसर्च कर रहा है बिल्कुल, जी। और और उसके वो जब दिल से करते तो उसकी जो दृढ़ता है और उसका जो काम है, उसके सामने फिर कोई चीज़ उसको रोक नहीं पाई। ये भी एक बिल्कुल, क्योंकि एक पूरा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट उसके अगेंस्ट हो गया फॉर व्हाटएवर रीज़न, लेकिन उनकी हाँ, जीत हुई। तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके साक्षात्कार में भी ये बातें सामने आई है, तो ये है। तो अब एक दूसरे विषय पे चलते हैं जिसमें मेरी थोड़ी-सी आपसे बातचीत भी हुई थी और मुख्य रूप से नाटक के रूप में और वो इतर रूप में भी, कि जो मुझे लगता रहा है, शुरुआत बीकानेर, लेकिन चंडीगढ़ से शुरुआत हुई, फिर बीकानेर में काम किया, फिर जयपुर में आ गए और बिड़ला जी क्या नौकरी कर रहे हैं और आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं और दूसरे साथी लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लेट पहुँच रहे हैं, दोस्त लोग नाराज़ हो रहे हैं, वो सब भी चलता रहता था। लेकिन एक स्तर पे जाके फिर जब आप कथानक को, चरित्रों को और कुछ जो विदेशी नाटक हैं, वो एक स्पेसिफिक पृष्ठभूमि और से रखे जा रहे हैं। अब उनका भारत में वैसे के वैसे किया जा रहा है, यानी कि वही जो ब्रेख्तियन जो फ़िलॉसफ़ी है या कि एक आइडियोलॉजिकल है और उसमें मुझे इस बात की जिज्ञासा रहती है जानने की कि भई ये स्वप्न था, वो जब स्वप्न लिया जा रहा था, बहुत अद्भुत दिख रहा था, संभव दिख रहा था, लेकिन कालांतर में जो अनुभव होते रहे, अब ईस्ट जर्मनी में तो मैं खुद 4-5 बार रहा हूँ और बड़े लंबे समय तक रहा हूँ, तो उसका भी एक मुझे जानकारी है। कलकत्ता में भी रहने का मौका मिला है और थिएटर में तो एक समझ लीजिए कि अधिकतर निर्देशक जो है वो उनका ये है कि भई जैसे आप बता रहे थे कि भई क्रांति आने वाली है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये भी आज तक भी है कि ये क्रांति आज आई, कल आई, परसों आ गई।
गली के नुक्कड़ पे ही खड़ी है, बस उसका स्वागत करने की तैयारी में हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो अगर हम ठीक से ठीक कर लें तो वो आ ही जाएगी। तो ये ये एक जो इंटेलेक्चुअल स्तर कमिटेड है ना, जो जी, भी इस विचारधारा से कमिटेड व्यक्ति है ना, जी, उसमें मैंने एक कमाल की खूबी देखी कि अच्छा। वो कन्विक्शन इतना आ जाता है उनका हुँ, कि जैसे ये जस्ट हेलुसिनेशन से जस्ट नीचे वाली स्थिति है, मतलब यानी इससे थोड़ा सा अगर ऊपर होते तो हुँ, शायद वो सिजोफ्रेनिक जो एक होता है ना, वैसा हो जाता हुँ, कि वो अपनी जो दुनिया देख रहे हैं वही सच है, हुँ, बाकी सब माया। हुँ, तो हुँ, इनका कन्विक्शन इतना है कि पहले तो ये बोलते थे कि बिल्कुल क्रांति अभी परसों आई, चल पड़ी हुँ, है, चेंज कर लिया उन्होंने, कपड़े बदल लिए हैं, उतारी है बिल्कुल रास्ते में, 3:30-4 बजे तक परसों पहुंच जाएगी प्लेटफॉर्म। हुँ, ऐसे इस तरह से ये क्रांति के बारे में कन्विंस्ड थे कुछ हुँ, लोग। अब उसमें एक्चुअली धनी लड़के भी थे, धनी लड़कियां थी। जी, जी। अच्छा, ऐसा ग्रुप था जिसमें लड़के थे, लड़कियां थी। हुँ, उन उन दिनों ऐसे कम ग्रुप होते थे। तो जी जो हाँ, जी हाँ। मझोले शहर से, मिडिल क्लास से, अ, उन मोहल्लों से निकल के आया है जहाँ लड़कियों की स्कूल अलग, लड़कों की स्कूल अलग, जी, लेडीज जी। साइकिल अलग रखी जाएगी, दूसरी साइकिल अलग रखी जाएगी। हाँ, वहां से हाँ। जो बच्चा निकल के यहाँ कॉलेज में आता, हुँ, और जवान कॉमरेड लड़की, जवान कॉमरेड लड़का, खुला हुँ, खुला माहौल, जी। बात भी क्यूबा की, चे गुवेरा की, रूस की, है हाँ। ना? हुँ, तो वो बिल्कुल मुग्ध हो जाता था। उसे हाँ, लगता था कि ये स्वप्नों का संसार में स्वर्ग यदि कहीं है तो हाँ, यही है, यही है, यही है। हुँ, तो विचार विचार तो उतना शुरू में जानता नहीं था, हुँ, पर लगा रहता था बस। जो ये माहौल बड़ा अच्छा था। उन दिनों हुँ। और जगह इतना खुला माहौल कभी नहीं था। हाँ, तो तो ये इसका भी एक असर पड़ा। और हुँ, बाकी ये जो न मानने की जिद होती ना, बचपना होता है, तो वो उनका वैसा चल रहा है एकदम। हुँ, अब ना रूस में कोई इतनी वामपंथ की बात कर रहा है, चीन में शी जिनपिंग के आदेशानुसार उनको प्रसन्न रखने योग्य जो पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव पे बात करने की छूट है, हुँ, बाकी आप चुप रहो। अब बाकी उधर क्यूबा में भी अपने ऐसा कुछ अब लोचा रहा नहीं है, सब जगह बढ़िया चल रहा है एकदम। हुँ, और हुँ। सरकारी लफड़ों से पोलैंड भी उभर आया है, हंगरी भी बिल्कुल, उभर आया है, बिल्कुल। चेकोस्लोवाकिया भी उभर आया। हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ जो जो लोग बैठे हुए हैं वो नकारने के मूड में बैठे हुँ, हुँ। हुए। लेकिन या उनको लगता है अब ऐसे मान लेंगे तो शायद हार हो जाएगी या हम छोटे हो जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। अब उसका असर ऐसा आ गया है आचरण के अंदर भी, हुँ, कि अगर देश की बात होगी तो उनको लगेगी संकीर्णता हो गई, भाषा की बात बिल्कुल। होगी उन्हें लगेगा संकीर्ण दृष्टिकोण, ये जो उनको बात है ना देश हाँ, की बात अगर होगी तो उन्हें लगेगा कि ये देखो कम्युनल बात हो गई। विदेशों से अपने देश को देखने की ऐसी आदत उनकी या ऐसी लत पड़ चुकी है कि अब वो सीधे सीधे आंख मिलाकर अपने देश को खुद नहीं देखना चाहते, देख नहीं पाते। तो कल्चर को कैसे स्वीकार करें? अच्छा, इतने बरस तक हिंदू धर्म भूलना या हिंदू होना बोलना इसको गाली जैसा बनाने में जो इतनी निष्ठा से काम हुआ, अब हुँ, हुँ। अचानक से कोई खुल के कह दे तो इनको लगता है ले यार, ये तो पब्लिक प्लेस में गाली बक दी इसने, माँ बहन वाली। बताओ, कह रहा है मैं हिंदू हूँ, कितनी हाँ, बताओ। गंदी बात है ना, बताओ। ऐसे थोड़ी होता है कोई यार। हिंदू बोल रहा है, राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। रात मतलब को रात कह राष्ट्रवाद दिया को तुमने, इतना हाँ, सच कौन बोलता है मियाँ? तो ये तो हाँ। वैसा वाला अंदाज आ गया। तो ये घबराए घबराए से लोग हैं। अब हुँ, कोई इनको जैसे चौंका दे एक बार कि भाई देखो यही देश है और यही इतिहास है जो खींचतान के अब तुम 5,000 वर्ष मानने लग गए हो। ये बात 7,500-8,000 तक जा चुकी है। हाँ। और हैरान मत होना अगर ये बात कुछ और अधिक गहरी चली जाए, तो अब है भाई इतिहास और ये जिंदा है और नहीं मरा है। हुँ, तो इस पे मातम की तो कोई जरूरत बनती नहीं, खुश होना ही ये एकमात्र विकल्प है। हुँ, ना हुँ। होना चाहो तो तटस्थ रह लो।
मैं जी, तो जी। ऐसा ही मानता हूँ। नहीं, आप और बिल्कुल ये सही जो कह रहे हैं। लोगों का है, मुझे लगता है वो जैसे हैं वो तो अपना कन्फ्यूजन की वजह से हैं। हुँ, वैचारिक कमिटमेंट किधर रखें, किधर नहीं रखें, उसमें उलझे लोग हैं। गलती हम लोगों की है जो खुल के सांस लेते हैं, जानते हैं सच को सच, दिन को दिन, रात को रात समझते हैं। हुँ, हुँ। हम उतने मुखर नहीं हैं, हम उतने एकनिष्ठ नहीं। यही यही तो जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अपनी कुछ दिनों पहले बात हुई कि ये कुछ प्रश्न मैंने पूछे, आपसे भी पूछे और कई मित्रों से ये मैंने जानकारी लेने की कोशिश की, तो आप समझ लीजिए कि दरवाज़ा भी बंद हो गया, खिड़की भी बंद हो गई। अरे यार! क्या बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अरे नहीं यार! ऐसा। तुम तो ये हो और तुम तो वो हो। मैंने कहा नहीं, मेरी जिज्ञासा है कि नहीं, तुम्हारी जिज्ञासा नहीं है, तुमकी शैतानी है। मैंने कहा चलो शैतानी है, तो कम से कम उसको शांत तो कर दो ना। तो आपने इसको पूरे परिप्रेक्ष्य को, ये मतलब एक लंबा दशकों का पूरा 5 दशकों का एक सफ़र है और जिसमें हम वास्तविक अगर एक रियलिस्टिक असेसमेंट करें कि भई हम इस रास्ते चले थे और हमने सोचा कि यहाँ जाने से हम उदाहरण के लिए कि हम दिल्ली पहुँच जाएँगे, लेकिन हम रास्ते में तो हम बैंगलोर की तरफ जा रहे थे। तो मुझे माधव जी ये क्या है, हुँ। जब ये दौर चल रहा था ना इमरजेंसी वगैरह का, जी, 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 जी। तो मैंने बताया था ना मैं आरडीएसएफ में हुआ करता था। हाँ, हाँ, हाँ। पीयूसीएलडीआर ये एक हाँ, ऑर्गेनाइजेशन हाँ, था, हाँ। ये जी, अति जी। वामपंथी लोगों का ग्रुप था। हुँ, और ये नाटक की वजह से हमारा इनसे साथ होता था। हुँ, हुँ। प्लस मैं जहाँ डिबेट बोलने जाता ये मैंने देखता था कि ये वो सुनने आया करते थे। तो जी। लाइब्रेरी वगैरह में हमारी इनसे बड़ी बातचीत होती थी कॉमरेड से। हुँ, तो मेरे उस समय सोशियोलॉजी में ये वेबर हो चुका था, दुर्खीम हो चुका था, मार्क्स आया ही आया था। मुझे लगा अच्छा। यार ये बढ़िया रहेगा, ये कॉमरेड लोग हैं। हुँ। और उन दिनों पढ़े लिखे हुआ करते थे कॉमरेड। ओम सैनी थे, ये योगेंद्र उपाध्याय थे, जी, जी। हर्ष था। तो ये लोग पढ़ने लिखने वाले कॉमरेड हुआ करते थे उन दिनों। जी। तो मैंने उससे कहा देखिए जी मेरा एमए प्रीवियस है, ज्यादा टाइम मेरा नाटक में निकल जाता है। हुँ। ये मार्क्स ही एक ऐसा है जो हम ढंग से समझ में नहीं आ रहा है। तो सबने बड़ी निष्ठा से मुझे पूरा की पूरा वो पढ़ाया, समझाया। कैपिटल और वगैरह सब लोगों ने। हाँ। मैं तब भी उन लोगों से इतना ही खुल के बात करता था। मैं ये कहता था भाई देखो, मैं नाटक करता हूँ, हुँ। मानवीय मूल्य मुझे अच्छे लगते हैं, जी। इतिहास से मैं आंख नहीं चुराता। हुँ, मैं हुँ। जिस परिवार से आता हूँ, जिस माहौल से आता हूँ, उसको लेके मैं शर्मिंदा नहीं, हुँ, और हुँ। ना ही अपनी भाषा को लेके शर्मिंदा। जी। तो ये सारी बातें वो लोग मान लेते थे। और हुँ, मुझे उनकी बातें, उनकी लड़ाई, उनका क्रांति से जो कमिटमेंट है, उससे हुँ। देखने का मौका मिलता था। लेकिन ये जो बाहर तथाकथित लोग जो हैं, ये मुझे अच्छे से याद है, उस हुँ। समय इसलिए डरा करते थे, बल्कि मिलने नहीं, जब जेल का सब वाकया हो गया, तो ये मिलने नहीं आते थे। इनको लगता था कि अगर हम इनके नज़दीक चले गए, पता नहीं क्या हो जाएगा, सरकार पकड़ लेगी, क्या हो जाएगा? पुलिस आ जाएगी हाँ, पुलिस। कुछ ऐसा हो जाएगा। बाद में हुँ, अब मैं देखता हूँ कि वामपंथ के सबसे बड़े पुरोधा मित्र बन के ये हमेशा बातें करते हैं। हुँ, और उन दिनों तो बड़ी डर लगता था जब इमरजेंसी लगी हुई थी, हुँ। राजनीतिक बात तक नहीं करते थे। तो माधव जी मुझे कभी-कभी लगता है कि ये पक्ष में बोले, राष्ट्र के या हमारे ऐतिहासिक धरोहर के, या विपक्ष में बोले, कई लोग सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, अंदर से वो कुछ होते ही नहीं। जी, जी, ये बातचीत की महत्वपूर्ण विचारधारा बात है। है कि हाँ, उनको एक पोज़ीशन लेनी है, कुछ मित्रों बस, के सामने, एक समूह के सामने और उनके जो श्रद्धेय हैं या साथी हैं या चेले-चाटे बिल्कुल। हैं, उनके सामने एक मतलब अपना पोज़ीशन बना के रखनी है कि भई मैं प्रोग्रेसिव हूँ
और मैं ये सोचता हूँ, वो सोचता हूँ। तो एक मैं आपको वाकया बताता हूँ। सोचते बिल्कुल नहीं है, कहते हैं। हाँ, कहते कहते हैं। हैं, कहते हैं। सोचना तो बड़ा टेढ़ा काम है ना। हाँ, तो उसमें मतलब ये बात, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है। और मतलब मैं वाकया जो सचमुच में हुआ, आप ही के यहाँ से पढ़े हुए जयपुर के ही है, क्या नाम है आपका, दौलत वैद्य, उन्होंने एक बहुत अच्छा नाटक किया था। हुँ, वो किसी यूरोपियन कहानी पे आधारित था, और बड़ा अच्छा नाटक था वो। हुँ, कुल मिलाकर के वो कहानी अगर मोटा-मोटी देखी जाए तो इट वाज़, जिसको कहते हैं कि एक लड़की किसी छोटी जगह से, गाँव से, के यूरोप के किसी बड़े शहर में, किसी फ्रांस में या बर्लिन में कहीं गई है, और वहाँ उसको कोई एक बहुत ही आकर्षक और धनी और प्रभावशाली व्यक्ति जो है, वो अ, उसको पसंद आ जाता है, वो उसके ऊपर रीझ जाती है, और वो एक तरफ़ा वो करती है और कुछ चिट्ठियाँ-विट्ठियाँ लिखती है। तो ये एक मतलब एक प्रेम कहानी, आसक्ति जो है ना, उसके ऊपर आधारित कहानी है, और वो बड़ा अच्छा शो हुआ उसमें। तो उसमें कुछ यंगस्टर्स को बुलाया गया कि भई आप इसके बारे में बोलिए। तो वो महाशय आए, बाद में मैंने उनको बोला भी। मैंने कहा ये क्या करते हो? ख़ैर मैंने तो उसी समय जैसे ही उन्होंने स्टेज पे ये बोला कि इसमें मतलब, जिसे आप समझो कि जैसे कुछ शब्द जैसे बड़े भारी पोटला, पितृसत्ता, और मतलब माइसोजिनी, पैट्रियार्की, ये सब उन्होंने शब्दों को उलीच दिया, और कई बड़े शब्द मिलके, कुछ लोग इन शब्दों को सुनने के लिए बड़े लालायित होते हैं, तो उन्होंने ताली बजा दी। तो फिर मैंने कहा भई 1 मिनट, इस प्रेम कहानी में, इस आसक्ति की कहानी में, तुमने ये पितृसत्ता और ये मित्र देख कहाँ ली? वो बताओ तो सही, वो इंस्टेंस बताओ, वो दृश्य बताओ। तो वहाँ से खामोश हो गए। मतलब पढ़े-लिखे लोग हैं। आपको किसी भी चीज़ का असेसमेंट करने के लिए, कमेंट करने के लिए, आपने कुछ शब्द सीख लिए हैं या आपको सिखा दिए गए हैं, आपकी आसक्ति हो गई है, उनको आप सब जगह घुसेड़ दोगे बिना सोचे-समझे, ये ना जानते हुए कि भई कोई दूसरा आदमी भी उस पे प्रश्न कर सकता है, लेकिन उसके बाद में भी ये एक विशेष तरह की स्थिति है। तो यही तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये जो भी कुछ हुआ, जो इसको साइंटिफिक माना जा रहा है, और समाज का परिवर्तन, देश का परिवर्तन, गरीब का उत्थान वगैरह-वगैरह, उसके बहुत सारे एंगल आ गए। लेकिन एक रीअसेसमेंट कभी नहीं हुआ, जो कि आर्टिस्टिक जो फैकल्टी है, जो इस तरह के लोग हैं, वो कम से कम एक स्वप्न की धारा चली, लेकिन आज वो कहाँ खड़ी है, रास्ते में कितनी बाढ़ आ गई, कितने उसने सूखे देख लिए, कितने वहाँ पे युद्ध हो गए, कितने अकाल पड़ गए, उनकी कोई चर्चा नहीं है। तो ये एक, जैसा आप बता रहे कि एक ऑब्सेशन है, एक फिक्सेशन है, और उसी फिक्सेशन और उसी पॉलिटिकल नैरेटिव, यानी कि एक समझिए कि ब्रेख्टियन मकड़ जाल है, उसी में सभी कुछ देखने की एक बड़ी भारी लालसा नहीं है, बल्कि एक बोझ है, और वो बोझ अपना, जो नए लड़के आ रहे हैं उनको स्थानांतरित कर रहे हैं, ये ज़्यादा समझ में हुँ। आता है। मतलब कुछ पर लोग ले रहे हैं इस बोझ को। परंपरा मर ना जाए। हाँ, परंपरा मानना चाहे। हाँ, नफ़रत भी एक परंपरा होती है, जी, जी, साहित्यिक जी। और राजनीतिक नफ़रत की, कि हाँ। हमारी ये विचारधारा है और हम हुँ, दूसरी विचारधारा से नफ़रत करते हैं और जी। इसलिए नफ़रत करते हैं कि मैं भी नफ़रत करता हूँ, मेरे हुँ, पिताजी भी नफ़रत करते थे, मेरे दादाजी भी सुबह उठने के बाद नहा धो के नफ़रत करते थे। हमारा हाँ। एक पूरा इतिहास है और बेटा हमने नफ़रतों का। तुम्हें गड्ढा बाँध दिया है, अब से हाँ, तुम भी नफ़रत करना। क्या बात हुई यार! तो जी, जी। ये एक अलग किस्म का एक आनुवंशिक मामला चला आ रहा है, हुँ, हुँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हुँ, मुझे लगता है कि मुझे कार्ल मार्क्स को भी समझना होगा, तो यों भी हुँ, तो मेरा कोई एक अच्छा टीचर होगा ना, हुँ। तभी वो मुझे अच्छे से समझा पाएगा, है ना? जी, जी, तो जी। मुझे समझना होगा, मैं लोहिया से समझ लूँगा, अम्बेडकर से समझ लूँगा। जी, जी। लोहिया अच्छे से समझाएगा, कम से हुँ, कम उसकी मानसिकता, उसकी विचारधारा में भारत होगा।
और एक भारत जब किसी भी विचारधारा को जो बाहर की हो, फिर चाहे वो यूनान की हो, चाहे जर्मनी की हो, चाहे फ्रांस की, जी उसे जब लेके बताएगा तो मुझे वो फिल्टर होके भारतीय अधिक लगेगी। मुझे जी ये शौक नहीं है कि मैं अधिक विदेशी, अधिक अलग, अधिक आक्रामक दिखूं। मैं हूं ही नहीं ये सब। मैं तो मैं हूं, और ये मेरा देश है, और ये मेरा इतिहास है, और गर्व ही है। मुझे तो अच्छा ही लगता है। मैं क्यों जी शर्मिंदा होता? जी जी जी। इतने समाज मिट गए, मर गए, हमारा हम्म समाज जीवित है यार, हमारी संस्कृति जीवित है। इसमें हम्म, मरसिया क्यों गाया जाए? इसमें तो खुशी हो सकते हैं ना। बिल्कुल भारत की बिल्कुल। पूरी सभ्यता चली गई, इजिप्ट का वो पूरा उस दौर का, पिरामिड के दौर का वातावरण मर गया। कुस्तुनतुनिया देखिए, सारा हम्म, नाम बदल गया, सब कुछ बदल गया। स्पेन का सब कुछ बदल गया। चीन चीन नहीं रहा, जापान हाँ, जापान हाँ, नहीं रहा। और भारत में अभी भी वो सतत प्रवाह जो सांस्कृतिक चला आ रहा है, ये जी छोटी बात है, बड़ी बात है भाई। निश्चय ये निश्चय। क्या तोड़ देंगे और क्या ऐसे रोक देंगे भाई, जो इतनी सहस्त्रों सदियों से चलता आ रहा है और इसे कोई रोक नहीं पाया। तो ये कुछ नासमझ अधकचरे बुद्धिजीवी क्या ऐसे रोक पाएंगे? संभव ही नहीं। नहीं नहीं, वो साहब मतलब वो चाहे ऐसे 500 1000 हो, कोई एक चंद्र प्रकाश द्विवेदी और उसके साथ आप ये जैसे आता लोग ही रहेगा, होंगे। कोई ना कोई जरूर आएगा। अब हाँ देखिए ना, ये बच्चा भी तो आया ना, कितना बढ़िया सोचा, कितना बढ़िया काम किया, जी और सीधा सीधा बताया कि है हमारे पास उपस्थित खजाना, संस्कारों का भी, संस्कृति का भी, रोल मॉडल्स भी तरह तरह के हमारे पास उपलब्ध हैं, जी। ऐतिहासिक, माइथोलॉजिकल, सब कुछ। हम्म, कब कब तक हम जूठन खाते रहेंगे विदेश की? ये तो कोई बात नहीं हुई, जी जबकि जी। इतना खजाना हमारे पास मौजूद है। हाँ, ये उसका तो अभी तक उसकी नाटक भी जो उपेक्षा। नहीं चल रहा, उसकी वजह ही ये सारे हाँ। विदेशी नाटक ला ला के यहाँ दिखाओगे आप। अब हम्म जयपुर का ही अगर आप मुलायजा कर लें, कि जी। ब्रह्मपुरी में जाके आप खामखा उसे थ्री पेनी ऑपेरा दिखाओगे, तो क्या मतलब है यार? इसका कोई तुक ही नहीं बैठता। वहां तो वो भट्ट जी जो ख्याल करते हैं वही बैठेगा, वही बिल्कुल वो बिल्कुल समझेंगे। और बिल्कुल। बाकी हिंदी में भी करना है तो ऐसा नाटक करो जहां पुरानी बस्ती वाला भी अपने आप को देख पाए, सी स्कीम वाला भी अपने आप को देख पाए, बनी पार्क वाला भी देख पाए। जी जी उनसे जी। जुड़ी बात तो हो। हम्म। कितनी बार हम जाके वहीं से चेरी ऑर्चर्ड उठा के लाएंगे जो सदियों पहले के नाटक है, या शेक्सपियर का उठा के लाएंगे। और यदि हम्म। ला भी रहे हो, तो अगर हबीब तनवीर उसे छत्तीसगढ़ी में रंग देता था, तो जी हमें भी यहाँ के हिसाब से रंगना पड़ चाहिए। पर इस निश्चय। सूचना के साथ कि देखिए हम इतने दिवालिये हैं कि हम्म, हमारे यहाँ न कहानियां हैं, न बनने की संभावना, इसलिए हम उधार ला रहे हैं और उसे मॉडिफाइड कर करके दिखा रहे हैं। नहीं तो यार, व्यास जी। गरीब है नहीं और घोषणा कर रहे हो हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। जी जी जी। काम नहीं करते तुम यार। तो व्यास जी, आपकी इतनी दृष्टि और इतना अध्ययन और इतना वो सब है, तो कोई किसी ऐसे नाटक पे या किसी चरित्र पे, किसी घटना विकास पे, इस पे कोई कोई नाटक लेखन का कोई है योजना, या वो अभी क्रियान्वित हो रही है अ, आज तक? हाँ, अभी मैं एक वेब के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ थिएटर सेल के बच्चों के साथ ही करना चाहता हूँ। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो उम्मीद करता हूँ अगले महीने इसे शूट कर पाऊंगा। हम्म। तो ऐसा है, क्योंकि मैं यहाँ पे, माधव जी, दरअसल कोई बहुत आदर्शवादी और बड़ी बातें करने यहाँ आया भी नहीं। नहीं मैं नहीं यहाँ नहीं। इन बच्चों को ये सिखाना चाहता हूँ कि हम्म, ये थिएटर है, इसका ये इतिहास है, और ये बड़े मजे की चीज है। जी लेकिन अगर आप सम्मान के साथ, सुख सुविधा के साथ जीवन भी जीना चाहते हैं, तो हमेशा आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, निश्चय आप होना चाहिए। खामखा मतलब ये बिना तैयारी के ऐसे ही ना कूद पड़ो। तो क्या क्या दूसरे प्लान हैं? तो फिल्में हैं, सीरियल हैं, वेब सीरीज है, हम्म एडवर्ड है, ऑडियो का, रेडियो का, एफएम का, ये सारा झमेला है। हम्म, तो सभी के लिए अपने आप को तैयार करो। जी सभी के लिए अपने आप को तैयार करो।
वो अभिनय भी हो सकता है, वो लिखना भी हो सकता है, वो एडिटिंग भी हो सकता है, वो सिनेमेटोग्राफी भी हो सकता है, डायरेक्शन भी हो सकता है। जो राजस्थान के कितने सारे लेकिन मतलब। यहाँ राजस्थान में रहते हुए भी ये सारी बातें अगर आप करेंगे तो आप सरवाइव कर पाएंगे। सरवाइव करेंगे तो आपकी देखा देखी और 4 लोग आएंगे, वो भी यही काम करेंगे। जी ये जी। क्या, सहायता सहायता से कोई काम थोड़ी चलता है। सिर्फ अकादमी से ग्रांट की सहायता के भरोसे तो थिएटर फिर जैसा हो रहा है वैसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्वावलंबी होना चाहिए। नहीं ग्रुप में जैसे से अगर 2 व्यक्ति भी अगर मशहूर हो गए, जिनका सीरियल या फिल्म की वजह से थोड़ा नाम हो गया, तो आप देखिए पूरे ग्रुप को कितना फायदा होगा। बहुत बहुत आज फायदा। परेश रावल प्रसिद्ध है तो उसके ग्रुप को कितना फायदा होता है। और जी वो जी। उसी लॉयल्टी से अपने ग्रुप में गुजराती नाटक फिर करता है। जी जी। और वो ग्रुप कहता है भाई हमारा इन्वेस्टमेंट था तुम में, तुम्हें हाँ कितने वर्षों हमने फ्री चाय पिलाई, फ्री खाना खिलाया, रिहर्सल करवाई। अब जी वक्त जी। आया है तो तुम अपना फेम हमें दो ताकि हमारा हॉल भरे। नहीं नाना जैसे के साथ भी ऐसा ही होता है, तो राजस्थानी में क्यों नहीं हो सकता, यहाँ नहीं भी तो हो जैसे सकता। राजस्थान के इतने ऐतिहासिक पौराणिक चरित्र हैं, और बहुत पहले ना जाए तो 100 150 साल में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उसमें कोई विद्वान भी हो सकते हैं, उसमें राजा भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो बिल्कुल ही विजनरी, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ क्योंकि बीकानेर से मेरा संबंध रहा है, तो महाराजा गंगा सिंह जी जो उस जमाने में नहर ले आए, तो हाँ, अमन एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप उन्होंने उस समय दी, और ऐसे भी और बहुत सारे होंगे जो कि तो यहाँ यही की। तो माधव जी बात क्या है, लोग इस दिशा में ना तो सोचना चाहते हैं। इसे कहते हैं मानसिक रूप से सारे के सारे अकर्मण्य हैं, आलसी, मानसिक रूप से। वरना आप देखिए, ये अभी आप ही ने जो उदाहरण बताया, भाई गंगा सिंह जी थे, अकाल पड़ा देखा, तो विजनरी थे, तो उन्होंने कहा वहां शत्रु से होती हुई ये नहर इधर आ जाएगी तो 12 ही मास यहाँ पानी मिलेगा बीकानेर में, रेगिस्तान में फिर कोई प्यासा नहीं मरेगा। ये हुई जी एक, ये ऐतिहासिक घटना है, ये जी सच्ची घटना है। अब जी। मान लीजिए ये बैकड्रॉप में हो और उस दौर का एक रामचरण है जो जी फोरग्राउंड में जी। कहानी चले, और उस हाँ। रामचरण के विवाह की एक समस्या एक घर में चल रही है, जबकि पीछे अकाल है, उसके पीछे गंगा सिंह जी भी हैं, उसके पीछे नए लाने की सारी योजनाएं भी चल रही हैं, और क्या इधर बात है, रामचरण का ब्याह नहीं हो रहा, क्या बात है, क्या ब्याह बात नहीं हो रहा उसका। यदि आप देखिए जो ही हम करते हैं एक तो पर्सपेक्टिव मिल जाता है। जी। है, इतिहास और अधिक इतिहास लगने लगता है, ग्लोरी हम्म, और अधिक ग्लोरी लगने लगती है। और आम आदमी की समस्या उस दौर में भी रही होगी, इसमें कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं, इतना सा बुनना कोई मुश्किल काम नहीं है। जी। लेकिन ये न करके हर बार हम ब्रेख्त की शरण में चले जाएं, हम्म शेक्सपियर की जूतों में घुस जाएं, हम्म। ओ नील के पास चले जाएं, कभी को नील के पास चले जाएं, ऐसे कैसे बताओ यार, जबकि हमारे यहाँ है ना, क्यों हम्म। नहीं कर सकते। जी जी। भगत सिंह वगैरह बहुत हो गए चलो नाटक, हाँ। आप देखिए ना भगत सिंह चल रहा है क्लास में और उसका सब चल रहा है, जी। उसी क्लास में एक विनोद भी पढ़ता है, अभी अभी ताजा ताजा वो छठी में फेल हुआ है, हम्म। ताजा ताजा उसके एंगेजमेंट की बात चल रही है, लेकिन जी। इधर भगत सिंह भी काम कर रहा है। आप हम्म। क्यों उस लड़के को फोरग्राउंड में बुनकर इतिहास का बिना उपहास उड़ाए 3 डायमेंशनल चीजों को देखें, जिससे सबको आइडेंटिफाई कर पाएगा। गांधी बिल्कुल जी बिल्कुल। के समय में भी तो कोई दूसरा गुजराती रहा होगा जो इंग्लैंड गया होगा, लेकिन जो राजनीतिक वजह से नहीं जाके अपना अचार बेचने गया होगा, वो गया तो जी। होगा। हम्म। क्यों हमें आसपास नहीं दिखता भाई कुछ भी। हम्म। तो ये ना देख के हर बार या तो विदेश से लेके आ जाएंगे, या हम्म। फिर मराठी, बंगाली और तमिल, ये कोई नाटक वहां से मिल जाए उसे लेके उसका अनुवाद करके काम चला लेंगे। हम्म। काम चलाने से तो देखो भाई फिर समाज में नाटक वैसा ही रहेगा, गरीब जैसा है। काम हम्म। चलाने तो नहीं होगा, दिल से करना पड़ेगा। ये राजस्थानी फिल्मों के निर्माताओं, उसके उनकी से भी कोई आपकी बातचीत या कोई योजना या कोई इस तरह की कोई चीज संभावनाएं आपको दिख रही है, क्योंकि अब आप राजस्थान में आ चुके हैं, तो इसका कोई ना कोई तो लाभ लेने आपके पास आया ही होगा या आ जाएगा। हाँ,
हाँ हाँ, अभी जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो फिल्मों से मुतालिक भी लोग बात तो करते ही हैं, जी पर मेरा उत्तर बड़ा इसमें देखिए माधव जी सच्चा सा रहता है। जो मैं सोचता हूँ वही मैं कहता हूँ। जी जी। मैं ये कहता हूँ जिस किस्म की राजस्थानी फिल्में यहाँ बन रही हैं या हम्म, बनी, चाहे वो माइथोलॉजिकल हो चाहे जैसी भी हो या जी सोशल, जी। हम्म मेरा अपना निजी मानना है कि हम्म, मैं ऐसी फिल्म ना तो सोचता हूँ ना मैं बनाऊंगा। इसका ये अर्थ नहीं है कि मुझे राजस्थान से प्यार नहीं या राजस्थानी मुझे आती नहीं, दोनों ही बातें हैं और मुझे ये दिखता भी है। लेकिन मैं राजस्थानी में फिल्म अगर बनाऊं तो ऐसे बनाऊं हम्म। जैसे एक वक्त में बंगाल में सत्यजीत रे ने पाथेर पांचाली बनाई। क्या बात है, क्या बात है। जी जी ऐसे तो जी सोच के भी बनाई थी कि यार अभी बुरे दिन है, पैसा नहीं है, तो यही बना लेते हैं, फिर थोड़े और अमीर और थोड़ी और प्रसिद्ध हो जाएंगे तो फिर हिंदी में चले जाएंगे, फिर थोड़े हम्म, और अमीर और प्रसिद्ध होंगे तो फिर बॉलीवुड हॉलीवुड में चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं सोचा था। अपने जी वातावरण को प्यार किया, अपनी भाषा को प्यार किया, अपने यहाँ के साहित्य को प्यार किया, उसी में कन्विक्शन से फिल्म बनाई, तो अब उनके नाम से भारत जाना जाने लगा। उनके नाम से सब कुछ जानते हैं आज फिल्म जगत में लोग हमें। तो जी हम भी कम से कम ऐसा क्यों ना सोचें जब राजस्थानी में काम करें तो। जी। फिर हर कहानी अच्छी है। हाँ, नहीं, लेकिन बहुत सारे लेकिन वृत्तांत, उसके लिए हम ये नकली नकली रामलीला रामलीला जैसा काम क्यों करें। जी जी। रामलीला की यहाँ मेरा नेगेटिव सेंस में अर्थ नहीं है, पर हाँ, जिस नहीं, किस्म नहीं। की फिल्में बनती है उसमें जैसे स्टॉक कैरेक्टर्स होते हैं, ये भला, ये बुरा, ये बनिया, ये जार, ये गंदा, हुँ, ये अच्छा, हुँ, ऐसे नहीं होता ना माधव जी। हर इंसान की कितनी कितनी तहें होती है और वो ना खुली जाए तो फिर फिल्म के लिए काम क्यों किया जाए। और जब भाषा ही अपने यहाँ की ले ली, मतलब अब तो और अंदर तक घुसना है, तो जी फिर हाँ जी। इतने बाहर बाहर से क्यों बातें की जाए। और जो करते हैं तो कर देते नहीं, नहीं, जैसे आपने जो एक रूपरेखा बात चलते ही एकदम से आपने निकाल दी कि रामचरण की कथा और हैं। गंगा नहर की पृष्ठभूमि और उसके विवाह की परेशानियाँ, लेकिन एक सुनहरे भविष्य की संभावनाएँ वगैरह-वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो निश्चय ही जो है वो ऐसा संभव है कि आपकी परिकल्पना कभी ये साकार रूप ले और ये सामने आए। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। आज के जी। दौर में भी अगर प्रेम कथा हो तो हुँ। भाई जो हीरो है वो चौबीसों घंटे प्रेम का गाना तो नहीं गाएगा ना। जी, तो जी। वो बीच में कभी कभार वो कोहली की भी बात कर लेगा, बीच में कभी कभार वो शाहरुख खान सलमान खान की भी बात कर लेगा, बीच में हो सकता है वो कई बार मोदी जी की बात कर ले, राजनीति या चुनाव की बात कर ले। जी। ये कोई असंभव तो नहीं है ना कम से कम। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो और इतना इतना भर रंग आने से आप ये देखिए वो कितना थ्री डायमेंशनल हो गया है पात्र, हुँ, 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 हुँ। जो कि सच है, जो हम ज्यादा ड्रामेटिक है, जो ज्यादा आकर्षक है, जो ज्यादा अच्छा है, उसे घिस घिस के हम अनाकर्षक चीज पात्र बना लेते हैं और फिर कहते हैं यार अब आज के दौर की तो क्या बात की जाए। अरे इतने कमाल कमाल के तो पात्र अपने चारों तरफ घूम रहे हैं, बताइए। जी। ये कितने ड्रामेटिक पात्र होते हैं जो एकदम आके ऐसे आपसे बात करते हैं जैसे हुँ, सचमुच में वो 24 घंटों में से 9 घंटे राहुल के साथ बिता रहे हैं या कि मोदी जी के साथ बिता रहे हैं। और फिर वो हुँ। आके बोलते हैं यार ये ठीक नहीं किया राहुल ने, यार ये जो है ना ये मीटिंग में ऐसे बोला वो, तो भाई तुझसे पूछ के बोलता। आप पात्रों के कन्विक्शन देखिए कैसे कमाल कमाल के हैं। नहीं ये तो जी। मोदी जी करेंगे भाई, तो करेंगे। तो आपकी पिछली मुलाकात कब हुई थी? पिछली क्या, पहली ही नहीं हुई अभी तो। तो और इसी अधिकार से वो पुतिन पे भी बात कर लेते हैं। इसी अधिकार से वो अमेरिका में चुनाव भी करवा लेते हैं। कोई उनसे पूछे भाई साहब आपकी जो साइकिल पंक्चर हो चुकी थी उसका पंक्चर लगवा लिया? पुतिन को बाद में डिस्कस करेंगे यार। लेकिन ये पात्र हमारे इर्द गिर्द है।
जिन्हें हम अदरवाइज छिछला कह सकते हैं, पर कहानी के दृष्टिकोण से, फिल्म के दृष्टिकोण से, नाटक के दृष्टिकोण से ये कितने ड्रामेटिक कैरेक्टर हैं। वाह वाह वाह, क्या ये बात लोग है कितने जी। मुनासिब है इस सफर के लिए। बहुत ही इनको रोचक। यों क्यों रख दो, इन्हें हिलाओ ही मत। इनको इतना सा बुद्धिमान जितना सा ईश्वर ने बनाया है इतना ही रहने दो और ले आओ। आप देखो ये खुद अपने आप को देखेंगे तो झूम उठेंगे। जी क्या अब बात है इसके लिए ये। जो थोड़ी सी काम करना चाहिए वो टाल के, और जो चल रहा है वैसा ही करने का अगर हो तो फिर कोई इच्छा नहीं करने की। वरना नहीं ये नहीं। क्या होता है, हम तो जैसे माधव आपने इतना थिएटर किया है, कुछ दिन हम साथ भी रहे हैं, जी आपस में बैठ के जब बात विषयों पे होती है ना तो विषय जी अपने आप खूबसूरत बन जाते हैं। जी जी जी। कुछ मेरे मुंह से निकलेगी, कुछ तुम्हारे मुंह से निकलेगी, विषय रख दो ना बीच में, सारे लोग बैठ के बात करो, कैसे नहीं वो जैसे, एकदम तराशेगा नहीं। जैसे अभी गंगा सिंह जी की बात हुई, और वो तो एक हाँ, बीकानेर के परिप्रेक्ष्य में, और क्योंकि उस जमाने में वो नहर लेके आए और एक ट्रांसफॉर्मेशनल, एक युग बिल्कुल। परिवर्तन का कार्य उन्होंने किया। हाँ, हाँ, लेकिन जैसे एक 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 वृत्तांत है, वो हो सकता है कि वास्तविकता भी हो सकता है कि वो किंवदंती बन गई हो, लेकिन हम बीकानेर में सुनते आए हैं उसको, कि बीकानेर से कुछ लोग नए, कुछ एक परिवार उनका कलकत्ता में रहता था, तो कुछ बुजुर्ग, कुछ नौजवान, कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं वो इकट्ठे होके कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता में हावड़ा स्टेशन से बाहर निकले हम्म। और सामने उनको हावड़ा ब्रिज दिखाई दिया। तो उनमें से जो बुजुर्ग था, उसके मुंह से स्वतः ही यह निकल गया, वाह रे गंगा बाबा कोई चीज बनाई। यानी कि वो कल मतलब एक एक परिवर्तनशील उस राजा की छवि उस व्यक्ति के बारे में था कि भाई कुछ भी अद्भुत है, कुछ भी असंभव है, कुछ भी सुंदर है, तो वो गंगा सिंह जी ने बनाया है, वो कलकत्ता में जाके कह रहा है। मतलब ये एक एक उस नरेश की, उस राजा की ये एक छवि थी, मतलब जन साधारण की उसमें। और ये इन चरित्रों पे शायद आने वाले समय में, अब आप जैसे लोग आए हैं राजस्थान और इसमें कोई नहीं, विषय पात्रों होगी में बात। ये बात आनी चाहिए ना, क्या भोले लोग होते थे। तो राजा हाँ जी को एक बार जब उन्होंने ले लिया तो सबसे बड़ा कौन, राजा जी। हाँ अब आप देखिए इसी का असर पड़ता है अपने आम आदमी के उसमें भी। आप जी देखिए जी छोटा सा घर है लेकिन अब उस घर का जो मुखिया है वो दादाजी है। जी। अब बाबू साहब उनको बोलते हैं। अब हम्म। सारा परिवार मान के चलता है कि कुछ भी अद्भुत होगा बाबू साहब जानते हैं, कुछ भी हाँ होगा उनको। बाबू साहब करेंगे। बाबू साहब से उनकी कहानी शुरू होती है, बाबू साहब पे खत्म होती है। जी। उनके लिए रेफरेंस का कोई अगर पुंज है तो वो बाबू साहब है। और वो हम्म बातचीत करते हैं और पूरा जीवन जीते हैं, और बाबू साहब का नाम लेके लेके पूरा जीवन जी लेते हैं। हम्म 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 हम्म, हम्म। अब सचमुच में अगर बाबू साहब से मिला जाए तो पता चलेगा ये इन्होंने तीसरी पक्ष क्लास तक पढ़ाई पढ़ी है। उसके बाद ये भुजिया बनाने वाले ये एक हलवाई के यहाँ काम करते रहे हैं। जी उसके बाद इन्होंने शादियों में बर्तन सप्लाई करने का काम किया था। हो जी सकता है जी। उनकी जीवनी कुछ ऐसी निकल आए जिसमें हाँ कहीं विचार जैसी चीजें फिट ही नहीं होंगी। पर वो जी जी कमिटेड जी। बच्चे जो होते हैं वो बाबू साहब को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे हाँ मतलब बाबू साहब ना हो, उनके घर का विवेकानंद हो गया। आप ये देखिए, वो कहते हैं ना जाकी भावना रही जैसी, वो जो दिखता है वो वैसा ही दिखता है। जी जी एक बार जैसा भी अपने आसपास है इसे प्यार करके देखना आरंभ कर दें तो इतने बड़े इतने अच्छे अच्छे पात्र निकल के आते हैं। जी और उनका दुख, उनका सुख, उनकी असहजता, उनकी सहजता, ये इतनी नेचुरल है, इतनी वाइब्रेंट है। इसे छेड़ो मत, खराब मत करो, यों क्यों लाके रख दो हाँ हाँ अपने हाँ। विचारों से, तो वो बेटर ही निकलेगी। जी 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 ये जो जी। हम अपना सोच के कुछ निकालते हैं ना, एक ओरिजिनल में लेके आए हैं, उसमें तो जिंदा जला दूंगा ही निकलेगा। पर ये सचमुच का आएगा ना वो अच्छा निकलेगा। आप देखिए ये नवाज की एक सीरीज थी, हम्म। अ, वासेपुर, क्या था एक, हाँ हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर।
हाँ, उसमें वो लड़की को ये लेके एकांत में जाता है और हाथ छूता है। तो लड़की कहती है, ये क्या कर रही हो? तो कहता है, मैं छू रहा हूँ। तो परमिशन लिया था क्या? अरे नहीं, परमिशन तो नहीं लिया। तो फिर ऐसे ही छोड़ लोगे? किसी घर में जाते हो, घंटी बजाते हो, फिर जाते हो, ऐसे ही घुस जाओगे? बेचारा उठ के जाता है। नहीं, जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, छूने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, परमिशन लेना चाहिए ना। वो तो यार, अच्छा सॉरी, मैं हाथ छू लूं? हाँ, आप छू। अब आप ये देखिए, नवाज के स्वयं के साथ ऐसा किस्सा हुआ था, ये उसने अपने डायरेक्टर को सुनाया। तो वो उसका पार्ट बन गया। डायरेक्टर ने कहा, ये सचमुच में हुआ था। बोले, मैं आया ही ऐसे गांव से था और एनएसडी में आया था, और यहाँ की लड़की और वहां का गांव, और ऐसा ही कुछ सीन बन गया हमारा। बोला, इसको यो क्यों कर डालो यहीं पे बस। और उस फिल्म में वो सीन यो क्यों है? जब एक फिल्म वाले जागरूक लोग जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उस जिंदा चीजों को सोख रहे हैं, तो हम नाटक वाले क्यों आंख कान बंद करके बैठते हैं? जी सीरीज जी। वाले या कि वेब बनाने वाले, अब बजाय दोष देने के यही करना चाहिए कि भाई हमें ही आपस में मिलके और इन किस्सों को आपस में बतियाएं, एक दूसरे को बताएं, हाँ इसका ज्यादा अच्छा असर आया, इसका कम आया, चुने और चल पड़े। यथार्थ उतना बुरा भी नहीं, बड़ी जी अच्छी जी। बात कही जा सकती है, बशर्ते विजन हो, एक लक्ष्य हो, कहानी का एक कल्मिनेशन हो, एक क्लाइमैक्स हो, वो जरूर हो। ड्रामा के नियम पूरे आप निभा लो, हाँ बिल्कुल, बाकी वो तो तो सारा काम समाज निकाल देगा आपका। इतने जी बढ़िया जी। बढ़िया पात्र हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो घरों में हो, चाहे वो व्यवसायों में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, भांति भांति के लोग हैं। हम्म। तो पॉजिटिवली देखने की जरूरत है और उन पे काम करने की जरूरत है। तो निश्चित। उम्मीद तो करता हूँ टीम बने, क्योंकि अब ये काम बिना टीम के नहीं हो पाता। नहीं नहीं, टीम वर्क ही है, तो बिल्कुल वाजिब, टीम टीम वर्क बनने ही है। में 2-3 वर्ष तो बात करते निकल जाते हैं भाई, तो जी क्या जी करें। जी। बस सपने जरूर देखते हैं, नहीं सपने नहीं, तो वो एक। वो प्रक्रिया हमेशा जो है वो गतिमान रहनी चाहिए, उसी उसी से बिल्कुल। जीवन है, उसी से आगे की हाँ, संभावना है, उसी से आगे के काम है। बिल्कुल। पर क्या होगा, या तो पूरे होंगे या नहीं होंगे, पर हाँ देखने का हाँ, सुख तो ले लिया ना, बिल्कुल सपना तो बिल्कुल। देखा ना। अब जी जी। यारों को बता भी देते हैं ताकि हम्म उस सामूहिक सपना बन जाए, हम्म। तो मूर्त रूप होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। हम्म। तो बहुत ही रोचक वार्ता चल रही है व्यास जी, और कितने सारे आयाम छू लिए, और आपने कुछ और जो संभावनाएं उनकी ओर जो है वो आपने इंगित कर दिया, और ये बहुत सारे अपने मित्र भी सुनेंगे देखेंगे। और ये एक। हमें करना भी चाहिए, मुझे लगता है अब जयपुर हम्म, जोधपुर जैसे शहरों की जिम्मेदारी आ गई है जी। कि वो पहला कदम ले, हम्बल हम्म कदम ले, हम्म और इन कहानियों को बनाए। आज के माध्यम से ये कहानी हम ऐसी एक फिल्म की बना सकते हैं जिसको एडिटिंग टेबल पर ऐसे भी बना दिया जाए कि 5 एपिसोड हो, और हम्म ऐसे भी बना दिया जाए कि इसे कंपाइल कर दे तो एक पूरी फिल्म है। हम्म। तो आपको दो संभावनाएं मिल गई, जी। इतने प्लेटफॉर्म्स भी हैं। अच्छी बात तो कहने की पहले शुरुआत करें, जनता निश्चय पे निश्चय। समाज पे फिर बाद में दोष देंगे, पहले अच्छी हाँ। बात कहने की शुरुआत तो करें। हम्म। तो मैं तो बड़ा आशावादी हूँ भाई, जरूर नहीं कुछ तो नहीं, आशावादी हम भी हैं, और बड़ी ही रोचक बात हुई है, और इसको समाप्त करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अरे और इसमें समझिए कि करीब 100 मिनट के आसपास की हमारी बातचीत हो गई है, और बहुत ही रोचक, और आपने तो पूरा एक समझिए कि एक चित्र सा खींच दिया है, अरे और आपने अपने अनुभव और अपनी। मैं तो चाहूंगा उस चित्र में आप भी सम्मिलित हो, बिल्कुल और जो बिल्कुल देखें होंगे मिल साहब, के करें। बिल्कुल बिल्कुल होंगे साहब, बिल्कुल होंगे। और इस वार्ता को एक नए रूप में किसी नए पक्ष के साथ में किसी एक और उसमें आगे जारी रखेंगे। और
इसमें जो भी कुछ सोचा विचारा है उसकी भी आगे उसकी बातचीत करके प्रयास किया, निश्चय किया जाना चाहिए कि भाई क्या-क्या संभावनाएँ बनती है, कौन-सी बिल्कुल, कहानी है। अब आप जैसे अनुभवी वापस मरुभूमि में आ चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ नई लहलहाट आने की संभावना है और भी हमारे मिलके मित्र करेंगे ना साथ काम। बिल्कुल, बिल्कुल। साथ निश्चय, मिलके काम हो जाता है। निश्चय, निश्चय हो जाता है। तो बृजमोहन व्यास जी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही रोचक और सारगर्भित और विभिन्न आयामों पे बातचीत हुई है। आपका समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए, इतनी रोचक बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आपके धन्यवाद। पास फिर लौटेंगे इन्हीं विषय पे या संबंधित विषय पे कोई और गंभीर और सारगर्भित चर्चा करने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बात 25 की ओर से। धन्यवाद, धन्यवाद। बृजमोहन व्यास जी, नमस्कार। आपसे जल्दी ही मुलाकात करनी जी। तो हमने बातचीत की जाने-माने अभिनेता, लेखक श्री बृजमोहन व्यास से, जो कि जयपुर में उन्होंने अपना थिएटर की यात्रा आरंभ की, उसके बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए, फिर उसके बाद में जोधपुर में काम किया और फिर महानगर बम्बई की फ़िल्म की दुनिया में, सीरियल्स में काम किया। महत्वपूर्ण और एक युग परिवर्तक जो धारावाहिक था चाणक्य, उसके हिस्से रहे, उसमें रोल भी किया और अब जोधपुर वापस पधारे हैं और नए छात्रों छात्राओं के साथ में अपना काम सतत कर रहे हैं। तो हम सभी की ओर से, बात 25 की ओर से उनको शुभकामनाएं और हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम फिर आपके पास आएँगे किसी एक विषय या किसी एक महत्वपूर्ण अ, व्यक्ति, किसी वैज्ञानिक, किसी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट, किसी कलाकार के साथ बात करने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप